सर्वप्रथम हम माँ भगवती सरस्वती की आराधना कर लेते हैं और भगवान गणेश जी का भी स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि विघ्न विनाशक है। तो सब हाथ जोड़ करके एक बार भगवान गणेश जी की प्रार्थना कर लेते हैं। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। और माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। या कुंदे दुसारहार धवला या शुभ्रभास्वती शुभ्रवस्त्राभुषा या वीणावरदण्डलं या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संकट प्रभृति सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती भगवती शेष जाड्यापहा। ओम श्री वीणापुत्राय नमो नमः। ज्योतिष शास्त्र की जो उपादेयता है, जो उसका महत्व है, वो वास्तव में देखें तो क्या है। इसका जो सबसे प्रमुख जो महत्व है वो ये है कि ये व्यक्ति के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में बताने में सक्षम है। क्योंकि भविष्यवाणी करने की जो कला, जो महत्व जो ज्योतिष शास्त्र के पास है, वो शायद किसी अन्य शास्त्र के पास नहीं है। इसी कारण से ज्योतिष शास्त्र का महत्व हमारे सभी के जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मनुष्य की यह आकांक्षा हमेशा रहा करती है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर हमेशा से ही उसके मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं। और वो ये जानना चाहता है कि उसके जीवन में कब कब कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी। तो उन चीजों को जानने के लिए ही ज्योतिष शास्त्र का महत्व अधिक हो जाता है। लेकिन हम इसको जाने कैसे, इन चीजों को पहचाने कैसे, इसके लिए हमें सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, हमें उसकी गवेषणा करनी पड़ेगी, उसका चिंतन मनन और स्वाध्याय बहुत जरूरी हो जाता है। तो ज्योतिष जो नाम है, ज्योतिष, ज्योतिष का अर्थ क्या है, सर्वप्रथम तो यही बात आ जाती है। ज्योतिष जो वो दो शब्दों से बना है। एक का नाम पहला है ज्योति प्लस है ईश। ईश का मतलब होता है यहाँ प्रकाश या ईश्वर। यानी कि देखो दोनों तरफ ही ज्योति का मतलब ही प्रकाश है, यानी प्रकाश को प्रकाशित करने वाला। जो चीजें हमें दिखलाई नहीं देती उनको भी अगर हम देख सके, उनको भी हम जान सकें, ऐसी जो विद्या है उसका नाम ज्योतिष है। ज्योतिष जो है उसकी शाखाएं हैं। ज्योतिष जो है हमारे पास, उसकी तीन प्रमुख चीजें होती है ज्योतिष की। पहली जो चीज है उसका नाम है होरा, और जो दूसरी चीज है उसका नाम है संहिता, और जो उसकी तीसरी चीज है उसका नाम है गणित। हम लोग प्रारंभिक कक्षा के संदर्भ में होरा को और गणित को, इन दो विषयों को पढ़ेंगे। संहिता आगे पढ़ेंगे, क्योंकि होरा का अर्थ होता है व्यक्ति विशेष के जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको जानने की जो पद्धति है या उसको जानने की जो विद्या है उसी को होरा शास्त्र कहते हैं। किसी का नाम जातक शास्त्र भी है, किसी को आप अंग्रेजी में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी कहते हो। और गणित के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रह कब उदय होते हैं, कब अस्त होते हैं, कब मार्गी होते हैं, कब वक्री होते हैं, और ग्रह किस समय किस किस राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं, इनको कैसे जाने। और क्योंकि इनको ये जानने के बाद भी हम लोग पृथ्वी पर वास करते हैं और बच्चे का जन्म भी हमारे यहीं पर हुआ करता है, तो उसका जन्म किस समय हुआ, उस समय वो ग्रह नक्षत्र आदि कहाँ कहाँ पर विद्यमान थे, उन सबकी जानकारी अगर हमें गणित के माध्यम से ही हो सकती है, और कोई हमारे पास दूसरा कोई पहलू या कोई माध्यम नहीं है। तो जो जन्म पत्री है उसको बनाने के लिए गणित की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सभी ग्रहों को हम स्पष्ट करेंगे, आगे जो वर्ग कुंडलियां बनेंगी, दशा अंतरल साइन निकालेंगे, आगे जाकर के जब गोचर का भी विचार करेंगे अष्टवर्ग पद्धति से, तो उसमें भी हमें गणित की आवश्यकता होती है। तो होरा और गणित दोनों चीजें हम करेंगे। संहिता का अर्थ होता है मेदिनी, ज्योतिष भी बोलते हैं इसे। इसका अर्थ यह है कि ये एक मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालती, बहुत सारे लोगों पर जिसका प्रभाव हो।
जन समूह पे, जैसे भूकंप आना, सुनामी आना, खंड होना, अकाल पड़ना, महामारी फैलना, किसी देश परस्पर दो देशों के बीच में युद्ध होना, या बहुत सारे जन समूह का एक साथ किसी न किसी विघटनकारी परिस्थितियों में पड़ जाना, तब तो जानने की जो इकाई है उसका नाम है संहिता ज्योतिष। तो ये आगे करेंगे, फिलहाल हम होरा और गणित करेंगे। अब तो इसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम जन्मपत्री बनाते हैं। जन्मपत्री की पिक्चर तो यहाँ ऊपर एक बनी हुई है, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये ब्रह्मांड जो है हमारा, इस ब्रह्मांड को ही हमने 12 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो 12 जो खाने हैं ये गोल चक्कर रूप में बन गए, लेकिन ये हमें देखने में आसानी नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत होगी। तो इसी को हमने क्या किया, क्योंकि कोई भी जो वर्त है हमारा, ये जो वर्त है इसकी वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है। इसको हम अंग्रेजी में तो आप बोलते हो इसको डिग्री, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे ज्योतिष की भाषा में अंश, क्योंकि इसकी अपनी एक व्याकरण है, ज्योतिष की अपनी एक शब्दावली है, इसलिए उसका नाम हम बोलेंगे अंश। तो 360 अंश जो है वो किसी भी वर्ग की परिधि होती है, उसका मान होता है। तो इसमें जब 360 डिग्री को अगर हम 12 भागों में विभाजित कर दें, 12 का भाग दें, तो बराबर 30 डिग्री ईच, यानी कि 30 अंश का एक भाग बन जाता है। एक जो भाग है वो कितने डिग्री का है? 30 अंश का है। हल्का सा नीचे, हल्का सा 30 अंश का एक भाग बन जाता है। तो हमने इसी को क्या किया कि हम अगर इसी गोल सर्कल को, जो ब्रह्मांड का नक्शा है, इसी को अगर हम इस रूप में करें तो हमें मालूम है कि ये सब 90 डिग्री के 4 कोने बन गए। तो 90 डिग्री गुणा 4 बराबर 360 अंश के बन गए। तो ये भी 360 अंश की वैल्यू रखता है। और इसी को जब एक कोने से सामने वाले कोने में एक दूसरे को से जब हम मिला देते हैं, और ये जो चारों भुजाएं हैं इनका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, उनको सेंटर में मार्क कर दीजिए, और एक दूसरे से ऐसे मिलाते चलेंगे। ऐसा मिलाने से एक आकार, इसको जन्मपत्री जो है इसको आप अंग्रेजी में बोलते हो मैप ऑफ स्काई। ये मैप ऑफ स्काई है हमारा, क्योंकि आकाश मंडल का नक्शा ही तो है। वास्तव में जन्मपत्री का अर्थ भी यही हुआ करता है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जिस प्रकार से हम किसी की फोटो खींच लेते हैं, तो वो फोटो जहाँ है वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई बदलाव या चेंज नहीं हुआ करता। जब बच्चे का जन्म होगा उस समय भी हम ज्योतिषी जो है वो उस समय के ग्रह नक्षत्र आदि की फोटो खींच लेता है, उनको हम अपनी भाषा में बोलेंगे, ग्रहों को स्पष्ट कर लेते हैं। उस समय कौन से ग्रह कहाँ थे, उस समय कौन सी राशि कहाँ चल रही थी, कौन से ग्रह किन किन राशियों में, किन किन नक्षत्रों में, और उन नक्षत्रों के किन चरणों में चल रहे थे, उस समय के हम फोटो खींच लेते हैं। वो फोटो ही हमारी जन्मपत्री कहलाती है। अब तक हमने पढ़ा कि ग्रह 9 होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रह 10 होते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी कहाँ होती है? हमेशा पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पर पृथ्वी है। ये जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे पृथ्वी होती है। और यहाँ से, क्योंकि जन्मपत्री क्या है? आकाश का नक्शा है, आकाश मंडल में ग्रह जहाँ है उनका नक्शा है, जन्म के समय हमने कह दिए। तो ये सच्चाई है कि जब आप किसी छोटी चीज पर बैठे हो और बड़ी चीज आपके ऊपर हो, तो आपको ऐसे लगेगा कि ऊपर जो चीज है वो घूम रही है, घूम आप रहे हो। तो होता भी ऐसा ही है। वास्तव में सूर्य जो है वो स्थिर ग्रह है, वो कभी भी घूमता नहीं है। घूमती तो पृथ्वी है, 23.5 डिग्री अपने आप से झुकी हुई है, और ये 24 घंटे में एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। तो जो पूर्व दिशा में जो पृथ्वी का जो पूर्वी भाग जो है और जो उसका पश्चिमी भाग है वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि घूमते घूमते पूर्वी भाग जो है वो किधर चला जाता है? पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा वाला भाग चला जाता है पूर्व दिशा में। और पृथ्वी गोल है, इस कारण से जब भी कोई गोल चीज होगी तो यहाँ मान लो रोशनी आप कर दें, तो वो घूमते घूमते जब यहाँ आएगी
तो क्या होगा, इस साइड में सूर्य तो पहले यही था, तो यहाँ तो प्रकाश हो जाएगा, इधर अंधकार हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे देशों में जब हमारे यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ रात्रि हो जाती है, और जब वहाँ रात्रि होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है। इसी कारण से ऐसा होता है, और कोई वजह नहीं। तो जो जन्म पत्री का जो नक्शा है, इसको हम बोलते हैं आकाश का नक्शा, मैप ऑफ स्काई बोलते हैं। और ये जो जन्म पत्री का खाका है, मात्र एक सिर्फ इसका एक चित्र है, लेकिन इसमें ग्रह कैसे बैठाते हैं, इसमें राशियां कैसे आ जाती हैं, उनको जानने का आधार क्या है। तो उस बात के लिए अगर हम एक बात समझते हैं कि रोजाना हमारा जो सूर्य है वो उदय और अस्त होता रहता है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो हमारी पृथ्वी है, और ये उसकी पूर्व दिशा है, और ये उसकी पश्चिम दिशा है, और ये उसकी दक्षिण दिशा है, और ये उसकी उत्तर दिशा है। तो सूर्य यहाँ चल रहा है, इसको सूर्य का नक्शा बना देते हैं। रोजाना पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे आज मान लेते हैं कि आज सुबह 6:15 पे सूर्य उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, तो लेकिन जब 6:15 पे सूर्योदय हुआ, तो इसका मतलब शाम को 12 घंटे बाद तकरीबन, मोटे तौर पे समझने के लिए बात कर रहे हैं, दिनमान छोटे और बड़े हुआ करते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट रखा है। तो पूर्व से जब आप पश्चिम की तरफ जाते हो, और पश्चिम से जब पूर्व की तरफ आते हो, एक तो हिस्सा ये हो गया। दूसरा क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हो, और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हो, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जब जाते हैं, तो पृथ्वी का जो आकार है वो बिल्कुल गोल भी ना होकर के अंडाकार है, तो एक तरफ से चिपटी है। तो इसलिए कुछ क्षेत्र जो हैं, कुछ जो जगह हैं, वो ऐसी है कि जो जिस समय जो है उसको आम भाषा में हमारे यहाँ कहते थे कि जब भादवे का महीना आता है, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, अब आएगा, जन्माष्टमी वगैरह आती है, हमेशा अगस्त, जुलाई अगस्त में आ जाता है। तो क्या है कि हमारे यहाँ एक कहावत थी कि कान जी कल में आए, दिन दिन छोटे रात बड़ी लाए। तो ऐसी जो कहावत थी, क्यों थी? क्योंकि दिनमान छोटे और बड़े हो जाते हैं उस समय जो है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी का जो है वो रोटेशन बदल जाता है 6-6 महीने के लिए। इसी कारण से ऐसा है। दक्षिणी ध्रुव में तो ऐसे भी देश जगह है जहां पर जो है 6-6 महीने तक जो है वो दिन ही रहते हैं, और 6-6 महीने तक रात्रि रहा करती है। उसी को हमारे यहाँ पर ज्योतिष में की भाषा में तो हम इसको बोलते हैं, लेकिन पुराणों में कहा गया कि देवताओं का जो दिन है वो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, इसीलिए ऐसी बातें कही गई होगी। तो इनके पीछे कोई कोई तो बहुत सारे रीजन है। लेकिन सूर्य जब यहाँ पर उदय हुआ, तो वो जब दूसरे दिन, आज जो है 3 जून है और कल 4 जून होगा, तो सूर्य यहाँ से ऐसे चलता 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 घूमता घूमता दोबारा यही आ जाएगा पूर्व में 4 तारीख को। तो सूर्य, इसका मतलब यहाँ से चलता चलता आगे बढ़ता रहता है। तो सूर्य की खासियत है कि वो प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि में परिभ्रमण जरूर कर रहा होता है। तो आप एक तारीख सभी लोग जानते हो, उसका नाम है 14 जनवरी। 14 जनवरी को क्या होती है? मकर संक्रांति। 14 जनवरी को होती है मकर संक्रांति। तो मकर क्या है? 10 नंबर राशि है, और संक्रांति का मतलब होता है ग्रह जब भी किसी राशि में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है, तो उसको संक्रांति बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जब सूर्य होगा 14 जनवरी को, तो क्या होगा, किस राशि में होगा? मकर में, 10 नंबर। फिर उसके आगे 11 है, फिर उसके बाद में 12 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये तो ऐसे मान लो कि घड़ी बन गई हमारी। घड़ी के अंदर भी 1 से लेकर 12 तक जो है वो घंटों की एक उसमें डिजिट लिखी हुई होती है। ऐसे हमारी 12 राशि है। सूर्य क्या करेगा, जब यहाँ से चलता हुआ जब यहाँ पश्चिम में आएगा तो उसको 12 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस साइड में आएगा तो 2-2 घंटे के अंतराल पे 12 घंटे पार करता है। तो जब ये मकर राशि पूर्व दिशा में उदित हुई, तो अगर किसी का बच्चे का भी जन्म अगर 14 जनवरी को हो रहा है सुबह, तो इसका मतलब उसकी कुंडली में मकर राशि, ये जो भाव होता है कुंडली का प्रथम भाव,
इसके अंदर मकर राशि लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य था सुबह सुबह जन्म होने पर। और जब एक राशि भर देते हैं तो आगे की राशियां हम अपने आप ही भर देंगे, हमें अधिकार हो जाता है, क्योंकि हमें पूर्व दिशा में उदित राशि को ही देखना होता है कि कौन सी राशि जन्म के समय उदित हो रही थी। लेकिन ये तो बच्चे का जन्म सुबह का है, लेकिन किसी बच्चे का दोपहर में जन्म हो तो क्या होगा, यही मकर राशि चल करके और यहाँ आ जाएगी और सूर्य यहाँ बैठा हुआ, और ये एक नंबर राशि ट्रांसफर होकर के पूर्व दिशा में आ जाएगी, और ये 4 नंबर राशि यहाँ खिसक जाएगी, और ये 7 नंबर राशि खिसक के यहाँ आ जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर 2-2 घंटे के अंतराल पे पूर्व दिशा में जो राशियां हैं वो उदित होती रहती है, और उन 2 खास घंटों में जिस बच्चे का जन्म होता है, तो उन 2 घंटों में जो खास बच्चे का जन्म होगा, तो जो भी राशि उस समय पूर्व दिशा में उदित होगी उसको हम लगन में लिखते हैं। इसीलिए यहाँ 1 से लेकर 12 तक अलग अलग लगन लोगों की कुंडलियों में हमें लिखे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जन्म कब हुआ है, ये प्राथमिकता है। तो आप देखो, तो सूर्य जो है हर 2-2 घंटे बाद में आगे बढ़ जाएगा, ये 10 नंबर राशि ट्रांसफर होकर के यहाँ आएगी तो 11 यहाँ आ जाएगी, 12 11 की जगह ले लेगी, 12 की जगह 1 ले लेगी, 1 की जगह 2 आ जाएगी, 2 की जगह 3 खिसक जाएगी। इसी तरीके से खिसकती रहेंगी हर 2-2 घंटे के अंतराल। लेकिन हम कैसे जाने कि इस समय पूर्व दिशा में राशि कौन सी उदित हो रही है? तो उसके लिए सिंपल सा नियम तो ये है कि हमारे पास आजकल पंचांग दिए हुए होते हैं, पंचांग मिल जाते हैं कि कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। उन पंचांगों में रोजाना एक एक तारीख का सुबह से लेके और दूसरे दिन के सुबह तक कितने बज के कितने मिनट से लेकर कितने बज के कितने मिनट तक कौन सा लगन पूर्व दिशा में उदित हो रहा था उसकी डिटेल उनमें लिखी मिलती है। तो ऐसे तो हम जान सकते हैं वर्बली मोटे तौर पे, लेकिन कोई भी जो लगन उदित होता है वो भी 30 अंश चलता है, 2 घंटे में वो 30 अंश चल जाता है। अब 2 घंटा तो ये मोटा मान है, कई लगन छोटे होते हैं और कोई लगन बड़े होते हैं। क्यों होते हैं छोटे और बड़े, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका पीछे रीजन है कि जो राशियां हैं उन्हीं को इन पहले भाव में रखने से लगन कहलाता है वो, और राशियां छोटी बड़ी और हस्म होती है, सम होती है। तो उन्हीं से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति की हाइट छोटी होगी या बड़ी होगी या सम होगा, न्यूट्रल होगा, ना लंबा होगा ना पतला, लंबा होगा ना थिगना होगा। तो इसको कैसे जाने? तो ऐसे राशियों के आकार होते हैं, इसलिए जो दीर्घ राशियां है जैसे 5, 6, 7, 8 सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि दीर्घ राशियां कहलाती है। तो इनका मान भी बड़ा है, ये जो है 2 घंटे तक रहती है तकरीबन। लेकिन मेष वृषभ कुंभ और मीन जो राशियां हैं वो हस्म राशियां हैं, और उसके आगे की जो राशियां यानी कि मिथुन और कर्क और उधर धनु और मकर ये राशियां जो है सम होती हैं। तो मेष वृषभ कुंभ और मीन राशि लगन में जिनके होती है इनका जो आकार होता है वो संभावना होती है कि छोटा हो। लेकिन एक बार वापस बोलना, दीर्घ राशियां राशियां छोटी और बड़ी होती है, वो लिखवाएंगे आगे, हम आपको आगे लिखवाएंगे। अभी तो समझा रहे हैं कि लगन में राशि कैसे अलग अलग उदित होती है। किसी का मकर लगन में जन्म है, किसी का कुंभ लगन में, किसी का धनु में, किसी का मीन में। क्यों है सर? उसकी वजह है सूर्य का पूर्व दिशा की तरफ जो पृथ्वी है वो पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है, ऐसे टिल्ट होती रहती है, वो 24 घंटे में घूमते फिर वही आ जाती है। तो 12 राशियां पूर्व दिशा के सामने 2-2 घंटे के अंतराल पर उसके सामने पृथ्वी की आती रहती है, और वो जो राशि होगी उसी लगन, उसको लगन बोलते हैं, और उसी को हम कुंडली के प्रथम भाव, इस भाव को पहला भाव बोलते हैं, जो सेंटर में इसको, ये हमेशा प्रथम भाव होता है, ये प्रथम भाव होगा पहला। इसी भाव को जो है हम प्रथम भाव कहते हैं, इसी में लगन लिखते हैं। वो निकालना सीखेंगे हम कैसे निकालते हैं। लेकिन ये आता कैसे है? इस प्रकार से आता है कि सूर्य की जो गति है वो बदलती रहती है, हर 2-2 घंटे बाद में वो आगे बढ़ता रहता है। क्यों? ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व। सुबह सुबह सूर्य यहाँ पर था, और दोपहर दक्षिण दिशा में सुबह दोपहर में सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, तो इसलिए यहाँ पर दक्षिण में आ गया। और पश्चिम दिशा में सामने होता है अस्त होने के टाइम, तो सूर्य यहाँ जाता है। तो इसका मतलब सूर्य जो है वो बदलता जा रहा है, घूमने को तो पृथ्वी घूम रही है,
लेकिन हम कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति से जानते हैं। तो आप देखो इसको कैसे जाने, सिंपल सा नियम, एक कुंडली बना लो, एक कुंडली का ऐसे वाला नक्शा बना लो, ऐसे वाला, ये मैं कुंडली बना लो, और कुंडली बना करके और उसमें पहले भाव में तो लिखो प्रातः यानी सुबह, और 10वां भाव होता है ये कुंडली का, इसको बोलो दोपहर, और इसको बोलो सायंकाल, और इसको बोल दो मध्य रात्रि। ये प्रातः है सुबह, ये दोपहर है, और ये हमारा सायंकाल है शाम का टाइम, और ये हमारी मध्य रात्रि होती है। सूर्य को देखो, अगर पहले भाव में यहाँ है तो इसका नाम है, उसका जन्म है प्रातः का, और इससे आगे इन भावों में यहाँ तक है तो इसका मतलब प्रातः और दोपहर के बीच का जन्म है बच्चे का, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा हमें। यानी सुबह के तो बाद का जन्म है और दोपहर से पहले का जन्म है, और 10वें भाव में अगर यहाँ आ गया जहाँ दोपहर लिखा है, इसका इसका दोपहर 12 बजे के करीब का जन्म है। फिर यहाँ से लेके आगे आए तो दोपहर से लेके सायं के बीच में जन्म होगा, और इसी में आ जाए तो शाम का जन्म होता है, और शाम से लेके मध्य रात्रि के बीच का जन्म होगा, यहाँ होगा तो, और यहाँ है तो मध्य रात्रि का जन्म है, और इनमें होगा तो मध्य रात्रि से प्रातः के बीच में जन्म होता है बच्चे का। सूर्य की पोजीशन से पता चल जाएगा, आप अपनी जन्म पत्री में देख सकते हो, किसी की में देखी कि सूर्य कहाँ लिखा है, मान लो किसी का सूर्य यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब इसका जन्म कब का है, यानी मध्य रात्रि से 2 घंटे पहले का जन्म है मोटे तौर पे, क्योंकि मध्य रात्रि है ये, इससे तो इसका मतलब क्या होगा, तकरीबन 10 बजे के करीब का जन्म होगा, क्योंकि 10 तो 12 हो जाते, मध्य रात्रि हो जाएगी, तो 10 बजे के करीब का जन्म होगा। और यहाँ पर होगा तो क्या होगा, 6 से 8 का होगा, यहाँ सॉरी 8 से 10 का होगा, और यहाँ 6 से 8 ही होगा, और 8 से 10 यहाँ होगा। तो इस प्रकार से पता चल जाता है सूर्य की पोजीशन से। अब इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में क्या है कि 2 ग्रहों का बहुत ज्यादा महत्व है, एक का नाम है सूर्य और एक का नाम है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जो है वो महीने का कारक है और दिन का भी कारक है, चंद्रमा जो है वो पक्ष का कारक है और तिथि का कारक है। हम सब जानते हैं कि एक जो महीना होता है वो महीना 30 दिन का होता है मोटे तौर पे, जिसको सावन मास बोलते हैं। मास का मतलब होता है 30 दिन का महीना होना, उसमें टोटल जो है वो 360 दिन लिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि एक जो वर्ष होता है वो 365 दिन 9 घंटे 6 मिनट और कुछ सेकंडों का होता है। तो मोटा नियम अगर याद होगा तो छोटा भी हो जाएगा, तो पहले मोटी बात याद कर लेते हैं। तो 30 दिन तक सूर्य जो एक राशि में रहता है, लेकिन एक राशि के अंदर जब 30 दिन तक सूर्य रहता है तो हमारे एक महीने के अंदर 2 पक्ष आते हैं, एक का नाम है शुक्ल पक्ष और एक का नाम है कृष्ण पक्ष। इन पक्षों की खासियत है कि दोनों 15-15 दिन के होते हैं, तो दोनों को 15-15 जोड़े तो 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। इसका मतलब है कि एक महीने के अंदर 2 पक्ष हुआ करते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की पहचान है कि पूर्णिमा आने पर उसका अंत हो जाता है, और कृष्ण पक्ष की खासियत है कि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू होगा और अमावस्या आने पर उसका अंत हो जाता है और बाद में फिर शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो है दिनों का सिलसिला चलता रहता है, जिससे क्योंकि चंद्रमा के आधार पे ही हमारे यहाँ जितने भी व्रत उपवास त्योहार आदि जो हैं या मुहूर्त प्रकरण जितना भी है वो चंद्रमा के आधार पे ही होता है। तो इसकी वजह है क्योंकि किसी का भी कोई भी काम होगा तो आप उसको कैसे बताओगे कि भाई फलाने महीने की फलाने तारीख को इस वार को इस तिथि को ये काम है, तो वो व्यक्ति उस दिन के लिए तैयारी करेगा। लेकिन आप ये बोल दो कि अगस्त के अंदर काम करेंगे, तो अगस्त में तो 30 दिन होते हैं, 31 का महीना होता है होने को, लेकिन यहाँ एक बात करें 30 दिन भी माने तो 30 दिन में किस दिन भी काम करना है। लेकिन आप ये कह दो अगस्त को शुक्ल पक्ष की पंचमी को काम करना है, तो ढूंढ सकता है एक एस्ट्रोलॉजर तो, लेकिन एक आम आदमी को मालूम नहीं पड़ेगा।
उसको तो तारीख चाहिए, उसको ये चाहिए 10 अगस्त, 5 अगस्त, 20 अगस्त, 11 अगस्त, 9 अगस्त, उसको एक जो है तारीख भी बतानी पड़ेगी, तभी वो सही समय पे पहुंचेगा आपके घर पे। जो भी काम है, जो भी कुछ करना है, अगर उसको अगर तारीख नहीं बताई जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हमारे यहाँ पर भी जितने भी वर्ग उपवास त्योहार है उनमें सब में महीने का, पक्ष का और तिथि का और नक्षत्र का बड़ा महत्व है। क्यों है? भगवान श्री कृष्ण जी का जैसे जन्म दिवस मनाते हैं हम, तो हमारे लिए वो एक बहुत ही शुभ व्रत और त्योहार के रूप में, शुभता के रूप में हम उसको देखते हैं। तो क्या है, भाद्रपद का तो महीना होना चाहिए, फिर उसके बाद में पक्ष कृष्ण पक्ष होना चाहिए, फिर उसके बाद तिथि अष्टमी तिथि होनी चाहिए, और फिर जो नक्षत्र है वो रोहिणी होना चाहिए। ये चारों चीजें जब सफेद रूप से मिलेंगी तो उस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसलिए हमारे को इन सब की जानकारी करनी होगी। तो उसका जो आधार है वो कौन है? दो, सूर्य और चंद्रमा। इनको भी आप जन्मपत्री से इनको भी आप जन्मपत्री से जो है वो जान सकते हो। इनको भी आप जन्मपत्री से जान सकते हैं। कि कैसे जाने? तो चंद्रमा और सूर्य की स्थिति से हमें मालूम पड़ जाएगा। मान लेते हैं कि मान लो कि सूर्य और चंद्रमा किसी की कुंडली में लगन में ही बैठे हैं, तो इसका मतलब ये जो समय है ये अमावस्या का टाइम है। ये जो समय होता है अमावस्या का टाइम होता है। और सूर्य से चंद्रमा जब 180 डिग्री दूर सातवें भाव में होता है तो ये पूर्णिमा का टाइम होता है। इसको पूर्णिमा बोलते हैं हम लोग। अब हम जानते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है। इधर हमेशा जो हम जो जन्मपत्रियां देखते हैं उसकी गणना का खासियत ये है कि हमेशा भावों की जो गणना है, आगे बढ़ने का जो क्रम है हमारा, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ग्रह तो क्लॉकवाइज चलते हैं, ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं, लेकिन हम जब गणना करते हैं, जब देखते हैं कि अगला भाव कौन सा है, अगली राशि कौन सी है, तो बढ़ते क्रम की तरफ जाएगी। तो मान लेते हैं कि जैसे अभी हमने इसमें भी क्या था कि 10 नंबर लगन में बच्चा पैदा, तो 11 इस भाव में लिखी, इसमें नहीं लिखी हमने। तो जिधर बढ़ता है उस उधर ही चलेंगे आप, क्योंकि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो इससे हमें आसानी होगी। तो सूर्य से जब चंद्रमा इस पोर्शन में बढ़ता हुआ अगर ऐसे आ रहा है आगे की तरफ, तो जब सूर्य से आगे हो चंद्रमा अगर 7 भाव तक आगे की आगे एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमेशा शुक्ल पक्ष का जन्म होता है। हमेशा बच्चे का जन्म शुक्ल पक्ष का होगा। और सूर्य से 7वें भाव में जाइए तो 7वें भाव से आगे अगर चंद्रमा जो है सूर्य से मिलने के लिए आ रहा हो तो ये कृष्ण पक्ष का जन्म होता है। तो जन्म पत्री से ही हम पता कर सकते हैं कि शुक्ल पक्ष का जन्म है या कृष्ण पक्ष का जन्म है। इस तरह से इसको देखना चाहिए। तो सूर्य और जो चंद्रमा है वो महीनों के, पक्ष के और तिथियों के स्वामी होते हैं, और इन्हीं के आधार पे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो घड़ी है उसके अंदर 3 कांटे होते हैं, 1 घंटे का, 1 मिनट का, 1 सेकंड का। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर 2 कांटे हैं, घंटे और मिनट का, सेकंड का कांटा नहीं है। और उसको जानने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो मात्र सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर उनको हम जान सकते हैं। तो हमारा तात्पर्य यह था कि किसी भी जन्मपत्री को अगर आप देखते हैं तो सूर्य की पोजीशन से पता कर सकते हैं इसका जन्म कब हुआ है। लगन में है तो सुबह का जन्म है, अगर 12वें भाव में तो सुबह से 2 घंटे बाद का है, अगर 11वें भाव में है तो 2 घंटे बाद, सुबह से 4 घंटे बाद का जन्म है। इस प्रकार से तो चंद्रमा से पक्ष का तिथि का मालूम पड़ जाएगा। क्यों? हमें आवश्यकता क्या है? बहुत बड़ी आवश्यकता है। सच्चाई ये है कि तिथि जो है वो व्यक्ति के भाग्य की जनक होती है, भाग्य के बारे में बतलाती है। अगर तिथि बल अच्छा हो, तिथि अच्छी हो तो अच्छी मानी जाती है। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या का जो जन्म है वो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट अवश्य दिया करता है। तो ये मालूम कैसे पड़ेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की गणना ही ना करना जाने हम। तो इसलिए पक्ष तिथियों का बड़ा महत्व होता है। तिथि से बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें मिलती है। तिथि कब कमजोर होगी, कब बलवान होगी, वो आगे जब उनके हम नियम लिखेंगे तब वहां पूरा का पूरा उसको भी करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है
शुरुआती जो जानकारी थी वो हमने कर ली है। तो दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जन्म पत्री कब बनानी चाहिए। अपनी साउंड म्यूट कर दे बेटा। जन्म पत्री कब बनानी चाहिए? जन्म पत्री बनाने के लिए भी दिशा निर्देश है। ये याद रखो कि जन्म पत्री हमेशा बच्चे के 6ठे दिन बनानी चाहिए। 6 दिन होने पर उसको, जिसको हम षष्ठी पूजन बोलते हैं। षष्ठी पूजन होता है उस दिन जन्म पत्री बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? कोई हमारे को नियम मिलता है क्या? तो शास्त्र कहता है ललाट पटे लिखिता विधाता षष्ठ दिने याक्ष मालिका च ताम जन्म पत्री प्रकृति विधाते यथा वस्तु घनांधकार। शास्त्र वचन है कि ललाट पटे लिखिता विधाता, कि जो विधाता है वो जो परमेश्वर है वो 6ठे दिन आकर के व्यक्ति के ललाट के पट पे जो कुछ भी उसके जीवन में, इस वर्तमान जीवन में जो जो भी भोग भोगेगा, शुभ अशुभ फल उसको प्राप्त होंगे, वो सारे की सारी बातों का जो जिक्र है, सारी की सारी बातों की जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी के सारी उसके ललाट पे लिखता है। याक्ष मालिका है, जिस प्रकार किसी माला में एक के बाद एक मोती पिरोया जाता है, उसी प्रकार से लिखता है। यथा वस्तु घनांधकार, ज्योतिषी जो है वो उनको जान सकता है। कैसे जान सकता है? ग्रह, नक्षत्र, राशि, भाव आदि की अगर उसको जानकारी है और उनके नियम उपनियमों को उसको जानकारी है तो मालूम पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा भाई? जैसे 6, 8, 12 भाव में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को नजला, जुकाम, खांसी आदि होने की संभावना होती है। किसी कोई लगन को मंगल देखता हो या मंगल जो है वो 6, 12 भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को चोट, फैट या दुर्घटना होने का भय होता है। किसी के बृहस्पति 6, 12 भाव में हो या वो नीच राशि आदि में हो तो इसको मतलब है कि इसको लीवर की प्रॉब्लम होगी, इसको पेट से संबंधित दिक्कतें आएंगी। बुध 6, 8, 12 में हो तो ऐसे व्यक्ति को सर्वाइकल के और नस नाड़ी की समस्याएं हुआ करती हैं। तो ऐसे ग्रह जो जन्म पत्री में बैठता है तो उससे जानकारी मिलेगी। और ये सारे योग जो हैं हम आने वाले समय में करेंगे। सिर्फ यहाँ इसलिए ये बात कही गई कि जन्म पत्री नहीं बनानी चाहिए। तो परवीन कौन है? परवीन है? भैरवनाथ से बात हुई थी तो गांव में है। वही तो ऐसे मत कर भाई, गलत बात है। षष्ठी पूजन का अर्थ है कि जन्म पत्री 6 दिन पूर्व नहीं बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चा पैदा होता नहीं है कि ज्योतिषी को या किसी पंडित जी को फोन करके पूछते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, क्या वो मांगलिक तो नहीं है, क्या वो गणपोलों की तो नहीं है। भाई 6ठे दिन कुंडली बनानी चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करना हम सभी का उत्तरदायित्व बनता है। तो कुंडली बनाने के लिए 6ठा दिन निर्धारित है। और गाँव में तो आज भी इस नियम को सब लोग इसका पालन करते हैं। हमारे यहाँ शहरों में कम होता है। जो जानकार है वो तो कह सकते हैं कि भाई 6ठे दिन कुंडली बनाएंगे, अन्यथा तो सभी लोग जो हैं बच्चा पैदा होते ही जन्म पत्री बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इन चीजों का ज्योतिषी होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम कहें कि 6ठे दिन बनाएंगे। क्योंकि पहले जब छठी पूजन हुआ करता था तो ब्राह्मण को बुलाया जाता था और छठी का कोई मुहूर्त नहीं होता उस दिन, चाहे अमावस्या हो, रिक्ता तिथि हो, भद्रा हो, कैसा भी हो, 6ठे दिन छठी पूजन किया जाता था हमारे। होगा कि छठी पूजन जो है उस दिन छठी पूजन उस दिन हमें जन्म पत्री बनानी चाहिए। अब जो है लगन में जो राशि आती है वो किस आधार पे आती है? हमने बात करी कि सूर्य की स्थिति के आधार पे आती है। क्योंकि सूर्योदय से लेके दूसरे दिन के सूर्योदय तक सूर्य जो है वो पूरी की पूरी पृथ्वी का एक चक्कर काट देता है। काटने को तो पृथ्वी काटती है, लेकिन जब हम स्थिर हो गए तो जो दूसरी चीज है उसको मान लेंगे। इसको क्यों माने? आजकल आप देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो कहीं स्थान पे खड़े होते हैं, उनके पास एक गैजेट्स होता है और आगे से जो भी गाड़ी आ रही होती है उससे वो नाप लेता है कि ये कितनी स्पीड से आ रहा है, बल्कि स्वयं तो खड़ा है और चल गाड़ी रही है। इसी प्रकार से चलने को तो पृथ्वी चल रही है और सूर्य जो है वो अपने स्थान पर से बस नहीं हो रहा, लेकिन हमें वो चलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए उसकी जो चाल है
वो ही चाल हम पृथ्वी की मान लेते हैं। इसलिए पृथ्वी की चाल ही वास्तव में देखा जाए तो सूर्य की चाल है। तो दोनों में कोई भिन्नता नहीं होती, इसलिए क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी पूरा चक्कर लगा जाती है और उन 24 घंटों में 12 राशियां जो हैं वो पूर्व दिशा में जो जो उदित हो रही होती है उनको हम जन्मपत्री के लगन में लिख करके और उस व्यक्ति का लगन साधन कर लेते हैं। और फिर दूसरी जो चीज होती है उसके बाद ग्रह स्पर्श करना होता है, तो वो तो हम आगे करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ग्रह नक्षत्र आदि की बात कर रहे हैं। शुरुआत की क्लास है तो थोड़ा सा जो जरूरी चीज है उनको हम कर रहे हैं। अब हम इस ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश जब कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, जैसे कि ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र जो है उसकी अपनी एक शब्दावली है, उसकी अपनी एक ग्रामर है। तो जब जन्म पत्री में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम किन किन चीजों का नाम जानना चाहिए। तो पहली जो चीज होती है उसका नाम है हमारे पास राशि। दूसरी जो चीज है उसका नाम है हमारे पास भाव। तो जो तीसरी चीज है उसका नाम है ग्रह, और जो चौथी चीज है उसका नाम है नक्षत्र। राशि 12 होती है, 12 भाव होते हैं, ग्रह हमारे पास 9 है और नक्षत्र हमारे पास 27 है। एक 28वां नक्षत्र और होता है जिसका नाम है अभिजीत, जो मुहूर्त में ही काम आता है। और ग्रहों का जब वेद देखते हैं तब भी अभिजीत को लिखा जाता है। तो हमारे पास 4 चीजें हैं। एक है राशि जिसकी संख्या 12 है, एक है भाव वो भी 12 होते हैं, ग्रह हमारे पास 9 है, नक्षत्र हमारे पास 27 है और 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत। इन सब की जानकारी हमें जो है धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे अग्रसर होती जाएगी वैसे वैसे हम इन पे बातें करेंगे, क्योंकि एक ही चीज के बहुत सारे अर्थ हुआ करते हैं। तो यहाँ राशि जो है वो 12 है, उनके नाम आप सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो उनके मैं नाम बता देता हूँ। पहली जो राशि उसका नाम है मेष, दूसरी जो राशि उसका नाम है वृषभ, और तीसरी जो राशि उसका नाम है मिथुन, 4 है कर्क, 5 है सिंह और 6 है कन्या, और 7 नंबर है तुला, 8 नंबर है वृश्चिक, 9 नंबर है धनु और 10 नंबर है मकर और 11 नंबर है कुंभ और 12 नंबर राशि है मीन। यहाँ ये भी याद रखना कि जन्म पत्री में कभी भी राशि का नाम नहीं लिखा जाता। राशि के सामने जो डिजिट है, जो अंक है, जैसे 1 नंबर राशि मेष राशि को रिप्रेजेंट करती है, 1 नंबर जो अंक है, 2 नंबर अंक वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से हम राशि का अंक लिखते हैं जन्म पत्री में। इसलिए किसी भी जन्म पत्री में आप देखेंगे तो 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिखी होती है। लगन में कहीं मेष होगी, कभी वृषभ होगी, कभी मिथुन होगी, लेकिन वो राशि का नाम नहीं लिखेगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखता है। तो हमें जो क्रम संख्या पे जैसे 6 नंबर राशि कन्या आई तो 6 नंबर कन्या लिख दो चाहे 6 लिख दो, दोनों एक ही बात है। हमें ये समझना होगा कि 6 नंबर राशि का मतलब है कन्या, क्योंकि ये 6 नंबर पे आती है इस तरीके से। तो जन्म पत्री में जो लगन के अंदर जो राशि लिखती है वो राशि का अंक लिखते हैं, राशि का नाम नहीं लिखते। लेकिन कश्मीर साइड में अगर जाएं आप कभी, और या कभी आपको मौका मिले कभी किसी कश्मीरी व्यक्ति की जन्म पत्री देखने का, तो और उन्होंने वो जन्म पत्री भी कश्मीर के पंडित जी से बनवा रखी हो, तो वहां पर वो राशियों के नाम लिखते हैं, राशि का अंक नहीं लिखते। एक विशेषता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, चाहे वो डिजिट लिख लो चाहे नाम राशि का नाम लिख लीजिए। लेकिन उत्तर भारत में हम जो लोग सब लोग जो बनाते हैं कुंडली, तो हमारे यहाँ पर जो पैटर्न है वो राशि का नाम लिखने का पैटर्न नहीं है। हमारे यहाँ पर जो सिद्धांत है वो हमेशा राशि का अंक लिख देते हैं। तो वो हमें इस आधार पे देखना चाहिए। अब हमारे पास जो राशि है, राशि का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो होता है ढेर। इसका अर्थ जो है वो तो है ढेर। ढेर का मतलब क्या है? नक्षत्रों का समूह। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं।
तो उन नक्षत्रों का जो समूह है उसको ये राशि कहते हैं। तो राशि की खासियत ये होती है, आप लिख लीजिए, राशि के पास वो ताकत या क्षमता होती है कि वो किसी भी ग्रह को कमजोर और बलवान कर सकती है। यानी निर्बल और बलवान करने की ताकत जो है वो राशि के पास होती है, ग्रह के पास नहीं होती। क्योंकि जिस प्रकार से हम अपनी गाड़ी उठा करके चल दें, तो जिस भी मार्ग पे हम जाएंगे और फिर घर भी लौट के आएंगे, तो रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल्स, रास्ते में आने वाला कोई कठिनाई आदि जो है वो रास्ते में आ रहा है, वो आपका गुण धर्म नहीं है, आप तो फंस गए उसमें, क्योंकि आपको तो जाना था उस मार्ग से। तो ऐसे प्रत्येक ग्रह अपने पथ से परिभ्रमण कर रहा होता है और करते करते वो भिन्न भिन्न राशियों में जाता है। तो किसी राशि में जाता है तो मित्र राशि होती है, किसी राशि में जाता है तो शत्रु राशि होती है, और किसी राशि में जाता है तो सम होती है, और किसी राशि में जाता है तो उसकी मूल त्रिकोण राशि हो जाती है, और किसी राशि में वो जब जाता है तो वहां पर उच्च का हो जाता है, किसी में नीच का हो जाता है। तो ये राशि जो है ये बड़े काम की चीज होती है, और राशि का अपना गुण धर्मशील स्वभाव जो हुआ करता है उसका इम्पैक्ट मनुष्य पे अवश्य होता है। लेकिन एक ही चीज का इम्पैक्ट नहीं हुआ करता। क्यों नहीं हुआ करता? आप देखो कि कोई भी घटना घटे, मान लो कि इस संसार में सिर्फ सुख ही सुख होता, दुख ना होता, तो सुख की जो परिभाषा जो बनी उस परिभाषा को बनाया नहीं जा सकता था। इस संसार में अगर प्रकाश ही प्रकाश होता तो प्रकाश का महत्व हमारे लिए समाप्त हो जाता। अंधकार है तब प्रकाश का महत्व है, दुख है तो ही सुख की अनुभूति है। इसी प्रकार से हर चीज के पीछे दो कारण मिनिमम होने चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का भी जन्म हुआ तो उसके लिए दो लोगों की जरूरत थी, एक माता का होना और एक पिता का होना। ये दोनों होंगे तो ही हमारा जन्म होगा। ये दोनों अलग अलग रहें तो हमारा जन्म कदापि नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ज्योतिष में भी कोई भी घटना देखें या किसी भी चीज का प्रभाव देखें तो कम से कम दो और दो से अधिक जितने तत्वों का समावेश होकर के और वो प्रभावित करेगा, उतनी ज्यादा संभावना होगी कि वो घटना अवश्य घटेगी, उसका फल जातक के अंदर दृष्टिगोचर होगा, दिखलाई देगा। तो यहाँ पर राशि का भी अपना गुण धर्म है, लेकिन राशि अकेले भी प्रभावित करेगी, लेकिन अन्य चीजें अगर उसके साथ एक जैसा संतुलन बनाने वाली हो तो संभावना ज्यादा होगी। तो वो जो फल है वो व्यक्ति विशेष में विशेष तौर पे दृष्टिगोचर होगा, दिखलाई देगा। हम राशि को जब आगे जब लिखेंगे ग्रह स्पष्ट के संदर्भ में तो हम लिखेंगे, लिखो एक राशि बराबर 30 अंश, एक राशि बराबर 30 अंश। फिर लिखो एक राशि बराबर 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र। एक राशि बराबर 30 अंश, एक राशि का मान हमेशा 30 अंश होता है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र हुआ करते हैं। फिर आगे लिखो 12 राशि बराबर एक भय चक्र। भय चक्र का मतलब क्या होता है? 360 अंश का एक वृत्त, 12 राशियों का परिभ्रमण। 12 राशि जो है वो 360 डिग्री के अंदर जो है वो घूम जाती है। 360 डिग्री के अंदर 12 राशियां जो विद्यमान है तो उसको हम भय चक्र बोलते हैं, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल हो जाना। मेष राशि जो है वहां से चलते जब मीन राशि के लास्ट में आए तो 360 डिग्री पे आ जाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक मेष है, 30 से 60 तक वृषभ है, 60 से 90 तक मिथुन है, और मिथुन से 120 डिग्री तक कर्क है। इसी प्रकार से 150 तक सिंह राशि है। ऐसे चलते जाएंगे। या सिंपल सा तरीका ये याद कर लो कि जितने नंबर की राशि हो उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये राशि। क्योंकि बहुत सारी जो अंग्रेजी की किताबें होती हैं उनके अंदर ग्रह स्पष्ट जो है वो राशि के आधार पर नहीं लिखे मिलते, वो मात्र जो है अंश कला लिख देते हैं मात्र, और कुछ नहीं लिखते। जैसे मान लो कि मैं अगर उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं कहूँ कि जो सूर्य जो है वो किसी का वृषभ राशि में 18 अंश और 45 कला का है, ये ग्रह स्पष्ट है कितने का है। लेकिन अंग्रेजी की किताब में उसको क्या करेंगे, एक राशि बराबर कितनी डिग्री होती है 30, तो 3 दूनी 60 तो ये होगी प्लस 18 तो क्या हो गया, वो लिखेगा 78 डिग्री 45 कला लिख देगा सूर्य के सामने। तो हमें इसको राशि में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और राशि में है तो हम उसको अंशों में कर सकते हैं, अंश है तो उसको राशि में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
फिर जिस रास्ते से व्यक्ति जा सकता है उस रास्ते से आ भी सकता है, ये याद रखना। तो उसको हम एक राशि का जो मान है वो 30 अंश हुआ करता है, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और 12 राशि का अर्थ होता है भय चक्र। इसी को हम अंग्रेजी में साइन कहते हैं, SIGN, साइन। तो ये है राशि की बात। अब राशि के बाद में हम अभी राशि की तो बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशि के बारे में इतना। आज हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे सभी चीजों के बारे में। दूसरी जो चीज है वो भाव है। ये जो 12 भाव हैं, भाव का मतलब होता है भावना या लगाव। ये भी 12 होते हैं, और इनको भी 360 डिग्री से अगर वो करोगे तो 30 डिग्री ईच ये भी होते हैं। जैसे राशि का जितना मान होता है उतना ही भाव का भी होता है। तो एक भाव में भी 2.25 नक्षत्र ही हो सकते हैं, एक भाव के अंदर भी 2.25 नक्षत्र भी रहेंगे। लेकिन ये खासियत है कि राशि के अंदर तो जो नक्षत्र हैं, वो जिस राशि में जो नक्षत्र आते हैं वो हमेशा वही आएंगे, वो कभी बदल नहीं सकते। लेकिन प्रत्येक भाव में नक्षत्र बदले जा सकते हैं, बदल सकते हैं। क्यों बदले जा सकते हैं, क्यों बदल सकते हैं? उसका कारण है कि जातक का जन्म भिन्न भिन्न समय पर होता है, और भिन्न भिन्न समय होने पर पूर्व दिशा में राशि भी भिन्न भिन्न उदित हो रही होती है, और जो राशि उदित हो रही होती है उसी को हम लगन में देखते हैं प्रथम भाव में। तो जो राशि लगन में आएगी, उस राशि में जो नक्षत्र हैं वो उस भाव के नक्षत्र हो जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन राशि के नक्षत्र तो समान रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। यानी मेष राशि जहां भी आएगी उसमें अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का प्रथम चरण सदैव रहेगा। और ये मेष राशि अगर मान लो छठे भाव में तो छठे भाव के नक्षत्र बन गए, और ये मेष राशि दसम भाव में आई तो दसम भाव के नक्षत्र बन जाएंगे, और ये राशि अगर लगन में आई तो लगन के नक्षत्र बन जाएंगे। तो भाव के नक्षत्र जो हैं वो बदलते रहेंगे, क्योंकि 2-2 घंटे के अंतराल पे पूर्व दिशा में राशियां जो हैं वो उदित होती रहती हैं। इस कारण से तीसरी जो चीज है हमारे पास है ग्रह। ग्रह हमारे पास 9 है, और इनके नाम आप जो हैं वारों के क्रम से याद कर लो। हम क्या करते हैं, ये हमारे 7 वार हैं, हमारे 7 वार हैं। तो जो 7 वार हैं आप जानते हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार हैं। तो 7 वारों के जो नाम हैं वो सारे के सारे 7 वार जो हैं वो हमारे 7 ग्रहों के एक नियामक हैं। जैसे रविवार का मतलब है सूर्य, सोमवार का मतलब है चंद्रमा, मंगलवार का मतलब है मंगल ग्रह, बुधवार का मतलब है बुध ग्रह, गुरुवार का मतलब है गुरु ग्रह, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं गुरुवार को, तो बृहस्पति नाम भी है ग्रह का, यानी गुरु, गुरु भी बोलते हैं बृहस्पति को, और बृहस्पति को गुरु भी बोलते हैं, गुरु को बृहस्पति बोलते हैं। और फिर शुक्रवार का और शुक्र ग्रह हो गया, शनिवार का शनिवार शनि ग्रह हो गया। 2 ग्रह बच गए आपके पास, राहु और केतु। तो इस प्रकार से 9 ग्रह हम याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 9 ग्रह याद हो जाएंगे हमारे। तो जो प्रत्येक ग्रह है उसका अपना कुछ गुण दोष धर्म शील स्वभाव आदि हुआ करता है, उसके अनुसार वो भी फल देता है। प्रत्येक ग्रह भिन्न भिन्न भावों में, भिन्न भिन्न राशियों में अलग अलग प्रकार का फल देता है। तो वो हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे हमारी बढ़ती जाएगी उनको हम करेंगे। आज हम जो है अब आपके सामने में जो है भारतवर्ष में 3 प्रकार की जन्म पत्रियां बनती हैं। उन जन्म पत्रियों को बनाने का जो रूप है वो आपके सामने में रखता हूं। तो कैसे देखें, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
हैं? देखो इसमें आप देखें, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा होगा। जी सर, दिखाई दे रहा है। तो देखो इसमें जो है, यहाँ पर जो है ये कहता है, ये जो प्रथम भाव में जो 5 नंबर राशि लिखी है, तो इसको लगन या प्रथम भाव कहते हैं। चाहे यहाँ 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, 1 से लेके 12 तक कुछ भी होगा, वो जो है वो हम निकालना सीखेंगे। क्योंकि पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है उसे जन्म लगन कहते हैं, और उसी को प्रथम भाव के कहते हैं। ये जो सिंह राशि जो है यहाँ पर आ गई इसके लगन में, तो जब राशि यहाँ पर आई तो नाम तो सिंह राशि है, लेकिन इसको हम लगन कहते हैं। क्यों कहते हैं लगन भाई? जिस प्रकार से हम लोग जो हैं अपने जीवन में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का ताऊ हूँ, किसी का चाचा हूँ, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा चाचा है, तो मैं अलग अलग प्रकार से रोल अदा करता हूँ। ऐसे ही जन्म पत्री के प्रथम भाव में जहाँ पर 5 नंबर लिखा होता है, मान लो कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता, तो भी इसी को हम प्रथम भाव कहते हैं। ये वाला चाहे 6 आ जाए, चाहे 8 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, जब यहाँ पर जो राशि उदित हो रही है उस राशि को हम जन्म लगन कहते हैं, और वो प्रथम भाव होता है। और वो उसकी गणना हम आगे सीखेंगे। तो ये प्रथम भाव है, उससे आगे का दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे भाव बढ़ते चले जाते हैं। तो इस ये जो स्टाइल है वास्तव में ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है कुंडली का, लेकिन जो ये वाला स्टाइल है ये दक्षिण भारत में कुंडली बनाई जाती है। यहाँ पर खासियत ये है कि राशियां पहले से लिख दी जाती है। ये जो राशियां हैं जैसे मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, आप अपनी कॉपी में बना लीजिए एक ऐसा चित्र। उससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि इसको नाम दे दीजिए दक्षिण भारत की जन्म पत्री है। दक्षिण भारत में जो भाव होते हैं वो अस्थिर होते हैं, यानी वो मूवेबल होते हैं, चलायमान होते हैं, लेकिन राशियां स्थिर होती है। और उत्तर भारत की जो जन्म पत्री होती है उसमें भाव स्थिर होते हैं, राशियां चलायमान होती हैं, राशियां अस्थिर होती हैं। यहाँ जैसे सिंह लगन में जन्म हुआ तो इसने सिंह राशि जहाँ है उसको इसने प्रदर्शित करने के लिए, बतलाने के लिए उसमें लगन भी लिख दिया, और उसमें जो है एक अलग प्रकार का जैसे काइट होती है, पतंग होती है, वैसा उसने चित्र बना दिया, जिससे कि मालूम पड़े कि इस जातक का जन्म सिंह लगन में हुआ है। इसी प्रकार से एक और कुंडली होती है जिसका नाम है बंगला। ये बंगला कुंडली है। इसमें 2 लाइनें सीधी और 2 लाइनें टेढ़ी खींचने के बाद में क्रॉस करने में उनके जो सेंटर पॉइंट होते हैं जहाँ पर 2 राशियां क्रॉस करती हैं, 2 लाइनें जहाँ क्रॉस कर रही हैं उनको भी आधा आधे भागों में अगर बांट दोगे तो इस प्रकार की जन्म पत्री बन जाएगी। यहाँ पर भी क्योंकि लगन सिंह है तो यहाँ पर भी उन्होंने 2 लाइनें खींच के और सिंह के पास लगन लिखा, क्योंकि उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि लगन क्या है। क्योंकि सारे का सारा जो प्रेडिक्शन है वो लगन के आधार पे किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक लगन का अपना एक फल है, और उस लगन से भिन्न भिन्न भावों में जो ग्रह बैठे हैं, और वो ग्रह बैठे हैं और बाद में वो ग्रह किन किन भावों के स्वामी हुए, किन किन भावों को देखते हैं, किन किन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, इसके आधार पे ही प्रेडिक्शन दी जाती है। तो भारतवर्ष में मोटे तौर पे 3 प्रकार की कुंडलियों का चलन है। पहला है उत्तर भारत कुंडली, जो ऊपर हमने आपको दिखाई, ये वाली उत्तर भारत कुंडली है। इसकी खासियत यह है कि भाव स्थिर है, राशियां चलायमान है, और भावों की गणना एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। ये तीन बातें जो है इस कुंडली के साथ लिखो। उत्तर भारत की जो जन्म पत्री है उसके साथ लिखो, भाव स्थिर होते हैं, राशियां चलायमान होती हैं, और भावों की गणना एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। घड़ी के विपरीत क्रम से भावों की गणना की जाती है। लेकिन दक्षिण भारत की जो कुंडली है इसमें राशियां स्थिर होती हैं, भाव चलायमान होते हैं, अस्थिर होते हैं, और भावों की गणना क्लॉकवाइज की जाती है, घड़ी के क्रम से की जाती है। क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है हम जानते हैं इस तरीके से, तो यहाँ सिंह के बाद कन्या, तुला और सिंह घड़ी की तरह चल रहा है, तो इसलिए घड़ी की तरह।
और हमारे यहाँ जो था 5 के बाद 6 इधर आ गया, तो उल्टा चल रहा है, तो ये घड़ी के विपरीत क्रम से गणना होगी। और इसी प्रकार से जो हमारी ये कुंडली है बंगला, इसमें भी भावों की गणना एंटी क्लॉकवाइज की जाती है और भाव अस्थिर होते हैं और राशियां स्थिर होती हैं। ये भेद है इन तीनों में। वरना आप बंगला से साउथ इंडियन कुंडली बना सकते हो और चाहे तो नॉर्थ इंडियन बना सकते हो, और साउथ इंडियन से आप बंगला बना लो, चाहे नॉर्थ इंडियन, और नॉर्थ इंडियन को इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। जो जन्म पत्री बनी हुई है वो सबकी एक जैसी बनी होती है। एक फर्क आ जाता है कई बार जन्म पत्रियों में, वो आ जाता है कि व्यक्ति ने कौन सा पंचांग लिया है। तो पंचांग जो है वो भिन्न भिन्न लोग जगह के भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबने अगर अयनांश एक ले रखा है तो फिर उसमें कोई भेद नहीं आएगा। तो ये हमारी 3 प्रकार की जन्म पत्रियां बनती हैं। अब उसके बाद में यहाँ ये भावों के कारकत्व देता है, लेकिन हमने सबसे पहले जो है वो राशियों की बात करी थी, तो हम सबसे पहले राशियों के ऊपर चलेंगे, ग्रहों को भी बाद में देखेंगे। ये वो है जो हमने कहा था, पूर्व दिशा में सूर्य है, दक्षिण दिशा ये है, पश्चिम दिशा ये है, उत्तर दिशा है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो ग्रहों की दिशाएं बता रहा है, वैसे उनके स्थान बताएगा, लेकिन हमें राशियों पे जाना है। पहले राशि करेंगे, फिर हम भाव करेंगे, फिर ग्रह करेंगे। राशि आ गई, ये 12 राशियां हैं आपके पास, जो भी नाम लिखे थे, अंग्रेजी में भी उनके नाम लिखे हुए हैं। और वो राशि जो है कितने अंश से कितने अंश तक चल के यहाँ पर दिया है, 0 से 30, 30 से 60, 60, 30 की टेबल है ये। मान लो 3 का अगर किसी को टेबल आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 की। और उसके बाद फिर 3 3 की। यहाँ पर टेबल 10 तक बोलते हैं, यहाँ 12 तक बोलेंगे मोटे तौर पे। तो 12 के 36, 360 डिग्री। और प्रत्येक राशि का स्वामी ग्रह कौन होता है वो देखो, ये सामने इन्होंने लिख दिया है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है। ये सब जो है इनके नाम है और इनके स्वामी हैं। अब मैं ये नाम को आपने लिख लिया, अब राशि स्वामी कैसे बने इसको मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। 12 जो राशियां हैं हमारी, उन राशियों के बारे में अगर पीछे जाकर के हम अपने एनीसाइंट लिटरेचर में देखें तो वहां पर ये कहा गया कि 12 की 12 जो राशियां हैं उन राशियों में 6 राशियों पर 6 राशियों पर सूर्य का अधिकार था और 6 राशियों पर चंद्रमा का अधिकार था। ये बात कही गई। तो कही गई इसलिए कही गई कि सूर्य को ज्योतिष में राजा मानते हैं और चंद्रमा को रानी मानते हैं, और राजा और रानी के अंतर्गत ही सब कुछ आता है। तो आचार्य ब्रह्मवीर ने इसकी व्यवस्था करते हुए ये बात कही कि ये सूर्य और जो चंद्रमा जो राजा और रानी हैं, इनको फिलोसफिकल वे में ये बातें की जिससे कि समझने में आसानी हो। तो अगर हम अपनी राशियों का जो क्रम है, मैं नाम न लिखो का क्रम लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरह के सामने लिखने होंगे। नीचे 10 तक लिखो, ऊपर जो है 11 और 12 कंटिन्यूटी में लिख दो। इससे हमें एक बात समझ में आएगी कि 4 नंबर राशि जो है उसका तो स्वामी है चंद्रमा, और 5 नंबर राशि है उसका स्वामी है सूर्य। सूर्य को हमने कहा राजा और चंद्रमा को कहा रानी। अब ये सच्चाई है कि किसी भी देश को चलाने के लिए या अपनी प्रजा को चलाने के लिए अगर एक राजा और रानी हो तो वो दोनों नहीं चला सकते, उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी।
जैसे हमारे किसी भी देश की सत्ता चलाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक होम मिनिस्टर होता है, उसके बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और वो सारे के सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तब किसी भी देश की जो सुचारू व्यवस्था है वो चल रही होती है। लेकिन पहले राजाओं का जमाना था, तो उस समय भी कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी था। पहले चाहिए राजा और रानी होने चाहिए, उनके बाद में दूसरी जो चीज थी उसका नाम था राजकुमार, जो कि उत्तराधिकारी हो। तो सूर्य और चंद्रमा ने क्या किया कि सूर्य ने ये कहा कि मैं तो राजा हूं और आप हो रानी, अगर हमें और एक हमारा जो है हमारे जाने के बाद जो है वो हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध। तो उन्होंने कहा कि मैं बुध को उत्तराधिकारी का पद, राजकुमार का पद देता हूँ। तो जब राजा ने कन्या राशि जब दी, तो ऐसे ही चंद्रमा जो है, क्योंकि राजा की पत्नी है, उसने सोचा कि मैं अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरे पास भी जो नजदीक जो राशि है मैं वो भी राजकुमार को ही दे देती हूँ। तो इस प्रकार से मिथुन और कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध बन गया, और बुध को जो अधिकार मिला किसका मिल गया, राजकुमार का। इसको राजकुमार कहा हमने। अब राजा है, रानी है और बुधवा यानी कि राजकुमार भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि ये सब हो गया, अब हमें कोई कोई मंत्री चाहिए जो सलाहकार, जो हमें सलाह दे कि कैसे हमारे राज्य में सुख शांति वैभव मान सम्मान इत्यादि बनता रहे, कोई दिक्कत हो तो वो हमें बताए क्या है। तो उसके बाद शुक्र को मंत्री घोषित किया। शुक्र हम जानते हैं लग्जरी का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है। राजा का प्रथम उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो अपनी प्रजा को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे पहुंचाए, उनके हर चीज का ध्यान कैसे रखे। तो शुक्र जो है वो भौतिक विलासता का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है। तो इसलिए उन्होंने मंत्री पद जो है वो किसको दे दिया, शुक्र को दे दिया। तो इसलिए शुक्र के पास दो राशियां आ गई, वृषभ और तुला। इसी प्रकार से उन्होंने बाद में कहा कि अब हम राजा है, रानी है, राजकुमार है, और अब हमारे पास मंत्री भी है जो हमें सलाह दे सकता है। अब क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए कि हमारा जो राजपाट है इसके अंदर चोरी डकैती ऐसी चीजें ना हो जो हमारी आंतरिक सुरक्षा कर सके और बाहरी आक्रमणों से भी रक्षा कर सके, हमारे राज्य की सेफ्टी हो और प्रजा की भी सेफ्टी हो। उसके लिए हमें चाहिए कि हमें है ना जो एक सेनापति की जरूरत है जो कानून व्यवस्था का ध्यान रखे। तो सूर्य ने अगला जो पद था जो वृश्चिक राशि पड़ती है मंगल को, वो अधिकार दे दिया। और ऐसे ही चंद्रमा ने हामी भरी और उनके आगे जो राशि बची थी वो मंगल की राशि बची हुई थी, तो मंगल को उन्होंने सेनापति का पद दे दिया। इस प्रकार से मंगल के पास दो राशियां हो गई, 1 और 8। उन्होंने कहा अब तो हम सुरक्षित भी हो गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन हमारी जो प्रजा है वो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो और समाज के जो नियम कायदे कानून हैं उन सब का पालन भी करे। इसके लिए हमें उनको शिक्षित भी करना है, उनको हमने पढ़ाना भी है, उनको धर्म की शिक्षा भी देनी है। तो वो क्या करे, तो उन्होंने कहा कि अब हमें जो है एक बहुत अच्छा गुरु चाहिए, एक अच्छा जो है टीचर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें एक शिक्षा मंत्री चाहिए जो हमारी नए जो बच्चे हैं उन सबको जो अच्छी शिक्षा दे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम अगला जो पद है वो बृहस्पति को दे देते हैं। तो 9 और 12 नंबर राशि किसके पास चली गई, गुरु के पास। और इनको जो है पद दे दिया किसका, शिक्षक का, संस्कार का, यानी जो शिक्षा दे, संस्कार दे, धर्म की नॉलेज दे, उन सब वो जो है पद किसको दे दिया, बृहस्पति को। इसलिए बृहस्पति के पास दो राशियां होगी 9 और 12। उन्होंने कहा सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं, मंत्री है तो मंत्री तो काम करेगा नहीं, राजकुमार है तो राजकुमार भी काम नहीं करेगा, और राजा और रानी तो काम ही क्यों करेंगे, और जो शिक्षक है वो भी क्यों काम करेगा। तो उन्होंने कहा कि हम सब के लिए जो भी एक नौकर की आवश्यकता है, एक दास की आवश्यकता है जो हमारे कामों को देखे, छोटे बड़े काम हमारे कर दिया करे, तो उसके लिए हम अगला जो पद है वो शनि को दे देते हैं। इस प्रकार से 11 और 10 नंबर राशि शनि के पास चली।
और शनि को जो है ज्योतिष शास्त्र में यहाँ दास की प्राथमिकता दे दी। इसको हमारे यहाँ कहते हैं प्रेष्य। प्रेष्य का मतलब जैसे नौकर होता है, यानी कि जो इनका काम करे, छोटे बड़े जितने भी काम है वो सारे करे, मजदूरी जितनी भी करनी है वो शनि करेगा। तो इस प्रकार से 12 राशियों का जो वर्गीकरण है वो इन 7 ग्रहों में हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये जो 12 राशियां हैं वो 7 ग्रहों के अंदर डिवाइड की गई। एक फिलोसफिकल वे में कि नहीं तो कोई सवाल पूछ सकता है कि भाई सूर्य और चंद्र के पास तो एक एक राशि है और ग्रहों के पास दो दो राशि क्यों है? इसलिए है कि ये राजा और रानी है, इनका अपना एक अधिकार है, इनको दूसरे अधिकार की आवश्यकता है, लेकिन और ग्रहों को दो दो अधिकार दिए जिससे कि वो ये भी काम देख ले दूसरा भी काम देख ले। तो उनको सूर्य ने जैसे जैसे आगे की राशियां दूसरे ग्रहों को प्रदान की, चंद्रमा ने भी, क्योंकि उसकी पत्नी है और सहमति के साथ सहमति दिलाती चली गई, और उन्हीं ग्रहों को उसने भी जो उसके अंतर्गत आने वाली 6 राशियां थी उनमें से 2 राशियां इनके पास थी, 5 राशियां जो आई और वो 5 ग्रहों में दोनों ने एक साथ डिवाइड कर दिया। इस प्रकार से 12 राशियां जो है वो 7 ग्रहों के पास आ गई। राहु केतु की कोई राशि होती नहीं, राहु केतु की राशि जो है वो जेमिनी मत में मानी गई। आने वाले समय में जब उच्च नीच आदि का विचार करेंगे तो वह राहु केतु की भी व्यवस्था की गई, वहां जरूर करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो राशियां जो हैं वो इस प्रकार से 7 ग्रहों के बीच में बांटी गई थी। ये उसके पीछे लॉजिकल कारण जो है वो हमें मिलता है। अब ये जो राशियां हैं इनके हटा देता हूं मैं, अब इसको आपने लिख लिया होगा। अब जो है ये तो है राशि के स्वामियों की बात करें। अब जो प्रत्येक राशि है उसका अपना कुछ गुण धर्मशील स्वभाव होता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं। तो पहले तो आप लिखे राशियां, उसके बाद में लिखे तत्व, उसके बाद में लिखे वर्ण, उसके बाद लिखे दिशा यानी डायरेक्शन। तो राशि है मेष, सिंह और धनु, और इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। वर्ण जो है वो है क्षत्रिय वर्ण, और दिशा जो है वो इसकी पूर्व दिशा है। आपको दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। या और मोटा लिखो? चलो, मेष सिंह धनु राशि जो है उसका तत्व है अग्नि, वर्ण है क्षत्रिय और दिशा है उसकी पूर्व। उसके बाद अब थोड़ा मोटा लिखता हूँ, वृषभ, कन्या और जो मकर राशि है उसका जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व, और जो इसका जो वर्ण है वो है वैश्य वर्ण, और जो दिशा है वो है इनकी दक्षिण। अब शायद और अच्छा दिखाई देगा। और जो तीसरा जो है वो है मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इसका जो तत्व है वो है वायु, वर्ण है शूद्र और दिशा है उत्तर पश्चिम है, दिशा है पश्चिम। उसके बाद है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इसका जो तत्व है वो है जल तत्व, वर्ण जो है वो है ब्राह्मण वर्ण, और जो दिशा है वो इसकी है उत्तर। सर मिथुन, तुला और कुंभ का क्या है? वर्ण 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 शूद्र वर्ण, वर्ण इसका शूद्र है। अब ये जो हमने लिखा राशियों का तत्व ये है, वर्ण ये है और दिशा ये है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका महत्व क्या है, कैसे देखें? तो कैसे देखेंगे? जैसे मेष सिंह धनु राशि वाले जो लोग होते हैं उनका तत्व अग्नि होने के कारण ये जो लोग हैं ये थोड़े गुस्से वाले ज्यादा होंगे, गर्मी ज्यादा होगी, इनके चेहरे पे तेज भी अच्छा होता है, यानी चमक मारेगा फेस, और बहुत ज्यादा थोड़े से जिद्दी, अहंकारी, अड़ियल
इस प्रवृत्ति के भी होंगे, अपनी बात पे अटक जाएंगे तो अटक जाएंगे, चाहे बात जायज हो नाजायज हो, उसको अगर एक बार जो सोच लिया वो उसी के ऊपर अटके रहते हैं, जिसके कारण से दिक्कत होती है इन लोगों को। और इनके जीवन में ये जिद जो है वो कई बार इनको पारिवारिक रूप से बहुत दुखी कर सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अपनी कहे दूसरों की ना सुने, उसके लिए दिक्कत होने की संभावना ज्यादा होती है। वर्ण इनका क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का मतलब क्या है, लड़ने को उद्यत, यानी कि ये लोग जो है ना अच्छे जो है सुरक्षा के जानकार हो सकते हैं। ये लोग यदि फौज में चले जाएं, ये लोग सुरक्षा विभाग में काम करें तो उनमें अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें लड़ने की ताकत होती है। ये साहसी होते हैं, शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं और धैर्यशाली होते हैं, हिम्मत नहीं हारते। विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर सामना करने की ताकत होती है इनमें, क्योंकि एक तो जिद और एक तो गुस्सा है और दूसरा इनमें लड़ने की ताकत भी है। और दिशा है पूर्व, यानी मेघ सिंह धनु राशि वाले जो लोग हैं वो पूर्व दिशा का मकान लें, पूर्व दिशा की दुकान लें या पूर्व दिशा में जाकर के कोई भी काम करें तो वहां इनको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन ये जो दिशा है ये बहुत तरीके से इसका जो है हम प्रयोग करते हैं। जैसे 7वें भाव का जो स्वामी है वो मेघ सिंह धनु राशि में बैठे, तो ऐसा कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो पूर्व दिशा में होगा। किसी का 9वें भाव का स्वामी जो भाग्य भाव है उसका स्वामी अगर मेघ सिंह धनु राशि में, तो कह सकते हैं इस व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो पूर्व दिशा में होगा। किसी का चौथे भाव का स्वामी अगर मान लो मेघ सिंह धनु राशि में है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को जब भी मकान मिलने की संभावना है, अगर वो बलवान हो तो ईस्ट फेसिंग मकान मिलते हैं, चाहे वो किराए पे रहे चाहे अपना रहे, या मकान उनको पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। भाग्योदय के लिए उसको पूर्व दिशा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा करने से सुख सहयोग मिलेगा प्रकृति का। इसी प्रकार वृषभ कन्या मकर जो है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों को जब भी पसीना आता है तो इन लोगों के अंदर से जैसे मिट्टी में से जैसे सौंधी सौंधी सुगंध आती है, वैसी ही इन लोगों में से भी आती है। और कन्या राशि में तो विशेष तौर पे आती है। कन्या लगन वाले लोगों के स्वेटिंग में 100% स्मेल आती है। क्यों आती है, बुध भी जो है वो पृथ्वी तत्व का कारक है और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्व की है, तो दो चीजें इकट्ठी मिल गई। लगन में ही बुध हो तो 100% जो है जैसे मिट्टी में से सुगंध आती है वैसे आएगी। लेकिन शनि और राहु का प्रभाव होने पे उसी में दुर्गंध भी आने लग जाती है, लोगों को स्मेल ज्यादा आती है। और पृथ्वी तत्व का मतलब ये भी है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो चाहे मोटा तगड़ा ना हो, पतला हो, लेकिन ठोस शरीर वाला होगा। पृथ्वी भी भारी है, हैवी होती है। जिन बच्चों का जन्म लगन वृषभ कन्या मकर होता है, उन बच्चों को जब भी आप गोदी में उठाएंगे तो देखेंगे कि ज्यादा देर गोदी में नहीं रह सकते आप, क्योंकि उनमें भारीपन होता है। और वर्ण वैश्य है, कहने का मतलब बनिए है ये, यानी कि जो व्यक्ति एक की दो के चार बनाने की ताकत रखता हो, समझदार हो, पैसे का हिसाब किताब में फरवट हो, प्रवीण हो, एक्सपर्ट हो, ऐसे व्यक्ति होते हैं। और दिशा इनकी दक्षिण होती है, यानी दक्षिण दिशा इनके लिए अच्छी होती है, सूटेबल होती है। मिथुन तुला कुंभ राशि वालों का तत्व वायु तत्व है। ये लोग कितने ही भारी शरीर वाले क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप इनको तोलेंगे, वैसे देखो तो सोचोगे आपके 100 किलो वेट होगा, लेकिन जब इसको तराजू पे तोलेंगे तो इसमें वजन जो है 60, 70, 80 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा, अगर आपने 100 किलो का अनुमान लगाया। यदि हल्के फुल्के होते हैं, इन लगन वाले लोगों को आप अपनी गोदी में लेंगे बच्चों को, तो बहुत आसानी से काफी देर खिला सकते हैं, आपको हल्के नजर आएंगे। और शूद्र वर्ण है, कहने का मतलब दूसरों की सेवा शुश्रूषा करके, दूसरों की हेल्प करके, दूसरों का काम करके इनको प्रसन्नता मिलती है। शूद्र का मतलब यहाँ पर दूसरा संदर्भ नहीं है, यानी कि दूसरों का काम करने में इनको प्रसन्नता मिलती है। और दिशा इनकी पश्चिम होती है, पश्चिम दिशा इनके लिए ज्यादा सूटेबल होती है। कर्क वृश्चिक मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। तो जल तत्व का मतलब है कि ये लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कल्पनाशील होते हैं। जल जैसे समुद्र के अंदर पानी जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार से इनके विचारों में भी उद्विग्नता बनी रहती है। और थोड़ा सा शरीर इनका स्थूल होता है, मोटा शरीर हो सकता है। ब्राह्मण वर्ण है, यानी कि
खुद काम नहीं करके अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से दूसरों से काम कैसा लेना है, इस बात की जानकारी इनको औरों की बजाय ज्यादा अच्छी होती है। और दिशा इनकी उत्तर होती है। उत्तर दिशा में ये कुछ ज्यादा विशेष अच्छा कर पाएंगे। उत्तर दिशा इनके लिए सूटेबल होगी। अब जो जो राशियों के तत्व हैं, जैसे मान लो कि मेष राशि किसी के चौथे भाव में आ गई, तो चौथा भाव माँ का होता है, तो माँ के अंदर अग्नि तत्व, क्षत्रिय वर्ण और पूर्व दिशा के गुण आ जाएंगे। पंचम भाव में ये राशि आई तो संतान में आ जाएंगे, और सप्तम भाव में ये राशि आई तो आपके स्पाउस में आ जाएंगे, और नवम भाव में ये राशि आई तो आपके पिता में ये गुण आ जाएंगे, और तीसरे भाव में आने पे आपके छोटे भाई बहनों में गुण आ जाएंगे, और 11वें भाव में होने पर आपके बड़े भाई बहनों में ये गुण आ जाएंगे, और लगन में होने पे आप में स्वयं में गुण आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका विचार करते हैं। कोई भी राशि जन्म पत्री में जिस भाव में पड़ती है, उस राशि के आधार पे जिन चीजों का, जिन रिश्तेदारों का हम विचार करते हैं, उसी के आधार पे उन व्यक्तियों के अंदर उन राशि संबंधी गुण अवगुण दृष्टिगोचर अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार से उसका विचार करना चाहिए। तो ये राशियों के हमने 3 बातें करी। अग्नि तत्व की राशियां हैं, पृथ्वी तत्व की, वायु और जल तत्व की 4 राशियां हैं। इनको याद करने के लिए क्या करें कि अब भूल जाओ आप अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, तो एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बना लो, लिख लो अप्रवास, अप्रवास। ऐसे अग्नि, ऐसे पृथ्वी, वासे वायु और जैसे जल। इस तरीके से ये चारों गुण जो हैं, तत्व जो है, एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे। वैसे सच्चाई तो है कि जो तत्व तो 5 होते हैं, आकाश तत्व भी होता है, लेकिन राशियों में नहीं लिया गया, उसे ग्रहों में लिया गया। बृहस्पति आकाश तत्व का कारक है, हम जब ग्रहों की बात करेंगे तब वहां करेंगे। तो अप्रवाल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल ऐसे याद कर सकते हो। सिंपल सा नियम क्या है, कैसे करो, 1 2 3 4 ऐसे लिखो, फिर 5 6 7 8 ऐसे लिखो, 9 10 11 12 और ऐसे ऐसे कर दोगे तो देखो सब याद हो गए। 1 से लेके 4 तक लिखने के बाद ऊपर आ जाओ, फिर 5 6 7 8 लिखो, फिर ऊपर आ जाओ 1 से 5 के सामने। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो जो भी राशि हो ना, उसमें 4 4 जोड़ने पे भी समान एलिमेंट की होती है, याद रखो। कोई भी राशि में 4 जोड़ दो आप, तो समान एलिमेंट की राशि, समान वर्ण की और समान दिशा की राशियां सबके सामने आ जाएंगी। 1 में 4 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 4 जोड़ा तो 9 आया, तो 1 5 9 राशियां अग्नि तत्व की। 2 में 4 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 4 जोड़ा तो 10 आया, तो ये पृथ्वी तत्व की। फिर 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, तो ये वायु तत्व की। और 4 में 4 जोड़ा 8 और 8 में 4 जोड़ा तो 12, तो ये जल तत्व की राशियां। इस प्रकार से इनको याद किया जा सकता है, थोड़ी आसानी होगी। दूसरी बात देखो, तो दिशा का जो सिस्टम है वो पूर्व के बाद पश्चिम आना चाहिए, और फिर लिख दिया दक्षिण। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हमने जन्म पत्री में क्या देखा था, सूर्य जो है वो पृथ्वी पे कैसे परिवर्तन कर रहा है, वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो लगन में जब सूर्य था तो पूर्व दिशा थी, और वो जब दशम भाव में आया तो क्या हो गई, दक्षिण दिशा। उसके बाद आई पश्चिम और उसके बाद आई उत्तर। इस कारण से ये क्रम है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। तो इस प्रकार से इसको डायरेक्शन को भी हम याद कर सकते हैं। इन सब का बड़ा महत्व है। जगह जैसे मान लो मिथुन तुला कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, इनको वायु विकार यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने का भय ज्यादा होता है। कर्क वृश्चिक मीन राशियों को जल से संबंधित बीमारी, संक्रमण या कैंसर आदि, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो जल तत्व से संबंधित ही रोग है एक तरीके का, इसका नाम ही इन्फेक्शन है एक तरीके का। तो ये जो कैंसर है इसको कर्कट भी बोलते हैं, कर्क रोग भी बोलते हैं। तो इसलिए इन राशि यानी कि चंद्रमा अगर इन राशि नवांशों में हो, कर्क वृश्चिक मीन आदि में पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट आदि हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ये भय होता है। पृथ्वी तत्व वाले जो लोग हैं इनको ज्यादातर जो है वो दाद खाज खुजली होने का भय ज्यादा होता है। और मेष धनु राशि वाले जो अग्नि तत्व को, इनको ब्लड प्रेशर से संबंधित रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, इनको दुर्घटना आदि होने की संभावना ज्यादा होती है।
तो इस प्रकार से उन एलिमेंट से भी बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है। यानी कि मेषिंग धनु राशि वाला जो है वो कोई काम करते करते चाकू से उंगली कट जाए, कुछ काम कर रहा है, आग जला रखे और आग से हाथ जल जाए, यानी जलने का कटने का इनका भय ज्यादा होता है मेषिंग धनु राशि वाले, क्योंकि अग्नि तत्व है और ये जो है थोड़ा सा जल्दबाज भी होते हैं, क्रोध में, गुस्से में, जिद में बड़ी जल्दी काम करने वाले होते हैं। तो जल्दबाजी किसी चीज में भी अच्छी नहीं होती, तो संभावना ये होती है। इस प्रकार से इनको हम देख सकते हैं। तो राशियों के कुछ गुण धर्म हमने लिखे। ऐसे ही प्रत्येक जो राशि है, देखो यहाँ दिए हुए हैं, मेष राशि जो है वो मेष राशि जो है इसका कद मध्यम होता है, पतला और मांसल शरीर होता है, चेहरा और गर्दन चौड़ा मस्तक होता है, सिर या कनपट्टी पर निशान होते हैं, सुदृढ़ दंत पंक्ति होती है। दंत पंक्ति का मतलब दांतों की बनावट, गोल आंखें, घुंघराले बाल होते हैं। सौभाग्यशाली वर्ष 16, 20, 28, 34, 41, 48, ये छोड़ दो, ये कैसे बढ़ते हैं ये आगे कराएंगे। अभी तो सिर्फ राशि के जो गुण धर्म है इनकी ये सब आपको याद करना होगा। ये सब आप कैसे होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अग्रणी होते हैं, उत्साही होते हैं, अरियल मगर स्पष्टवादी होंगे, क्योंकि अग्नि तत्व का व्यक्ति तो करेगा ही करेगा। वृषभ राशि वालों के गुण धर्म ये सब मैं आप लोगों का एक वो बनाऊंगा ग्रुप, और उस अंदर में भेज दूंगा आपको, फिर आप उसमें से लिख लीजिएगा। कुछ चीजें और जो थी वो यहाँ से लिखवाता हूँ मेरे को, ये सब तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। कुछ चीजें हैं राशियों के बारे में वो, हाँ देखो यहाँ पर अब लिखना शुरू करो। पुरुष राशियां लिखो पुरुष राशियां। पुरुष या विषम राशि दोनों एक ही बात है। पुरुष और विषम राशियां जो हैं, विषम राशि का मतलब तो मालूम पड़ेगा जिसमें 2 का भाग ना जाए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो राशियां हैं वो सभी पुरुष राशियां या विषम राशियां होती हैं। इन्हीं को क्रूर राशियां भी कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों के नाम है पुरुष राशियां या विषम राशियां, और क्रूर राशियां भी कहते हैं। दूसरी जो राशियां है स्त्री राशि, स्त्री या सम या सौम्य राशि भी बोलते हैं इनको, वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी जिसमें 2 की टेबल पूरी चली जाए 12 तक, 2 का भाग पूरा जाए उसको सम बोलते हैं, और जिसमें 2 का भाग पूरा ना जाता उसे विषम बोलते हैं। तो वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये आपकी स्त्री, सम और सौम्य राशियां हैं। इनका प्रयोजन क्या है? पुरुष राशियों का, स्त्री राशियों का, इनका प्रयोजन ये है कि यदि पुरुषों की कुंडली में पुरुष लगन हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 लगन उदित हो रहा हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन स्त्रियों का जन्म जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 लग्नों में हो तो बहुत अच्छा होता है। और चंद्रमा भी अगर स्त्रियों की कुंडली में 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियों में हो तो सौम्यता और आ जाएगी। जब कुंडली मिलान का जो विषय होता है तो उस समय क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृति का विचार करते हैं, गुण धर्मशील स्वभाव का। तो शास्त्र क्या कहता है, लग्नेन्दु सभ्य यस्य सा नारी प्रकृति इसका, जिसका भी लगन और चंद्रमा दोनों ही सम राशियों में हो, ऐसी स्त्री में स्त्रियोचित गुण जो हैं, धरती, क्षमा, नम्रता, दया और लज्जा, ये कूट कूट के भरे हुए होते हैं, बहुत अच्छा होता है। और शुभेक शीतो, शुभ ग्रह से अगर वो देखी जाती हो या शुभ ग्रह उस पर बैठ जाए तो सुरूपा, यानी देखने में सुंदर, सदा देह सुखान्विता, और हमेशा अच्छे स्वास्थ्य वाली होती है। विषमे पुरुष आकारा, अगर विषम परिस्थितियां हो, यानी कैसे उल्टी, विषम का मतलब है उल्टा। अब यहाँ पर यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 लगन हो और चंद्रमा भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशि में हो, तो फिर उसमें स्त्रियोचित गुण न होकर के पुरुषोचित गुण हो गए। और पापा डयो, अगर पाप ग्रहों से दृष्टिया युक्त हो तो कुरूपा, देखने में ज्यादा सुंदर ना हो, और सदा देह
तूफान भी था और हमेशा शारीरिक रूप से कुछ कष्ट चलता रहे, ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए सिंपल सा नियम ये है कि परमात्मा ने लिंग भेद 3 प्रकार का किया, एक है स्त्री, एक है पुरुष और तीसरा है नपुंसक। तो नपुंसकता की तो बात छोड़ देते हैं, हम 2 लोगों को लेके चलते हैं, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री में स्त्रीोचित गुण हो, उसका नियम है सम राशि में लगन हो और सम राशि में चंद्रमा हो, तो स्त्री में स्त्रीोचित गुण भरपूर मात्रा में मिलेगा। और पुरुषों की कुंडली में पुरुष राशि लगन में होती तो चंद्रमा भी पुरुष राशि में हो तो बहुत अच्छा होता है। अगली राशियां हैं चर राशियां, 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला, मकर। चर राशियों का मतलब है मूवेबल, यानी कि बार बार अपने डिसीजन मेकिंग बदलने वाली, घूमने फिरने का शौक, किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी करने की प्रवृत्ति, लेकिन बीच में काम छोड़ने की प्रवृत्ति भी इन चर राशि वालों को होती है। दूसरी है स्थिर राशियां, ये लोग जो भी काम हाथ में लेंगे उसको पूर्ण कर लेंगे। 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशियां स्थिर राशियां कहलाती है। ये लोग जो भी काम करते हैं उसको काम को हाथ में लेंगे, उसको कंप्लीट करते हैं, बार बार बदलाव नहीं करते, जो डिसीजन मेकिंग ले ली उसी के ऊपर ठहराव रहता है, बार बार नहीं बदलते। और 20 भाव राशियां हैं 3, 6, 9, 12, इनके अंदर दोनों ही गुण पाए जाते हैं, कभी स्थिरता कभी अस्थिरता, कभी घूमने फिरने का शौक कभी नहीं, या आज जो डिसीजन लिया था वो कल बदल सकता है ऐसा व्यक्ति। तो ये थोड़े भ्रमित रहते हैं। और एक बात और लिख लीजिए 20 राशि वालों को, ये जो लोग हैं अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का और सखी सहेलियों का कहना ज्यादा मानते हैं परिवार के लोगों के बजाय। इनके दोस्त, इनकी सखी सहेली इनको कुछ कह दिए तो उस बात पे जल्दी हामी भर लेते हैं। परिवार वाले चाहे कितनी समझा लें उसके बावजूद भी जल्दी से नहीं समझ पाते। तो 20 भाव राशि वालों का है ड्यूल माइंडेड, यानी कि भ्रमित। अगली राशियां अग्नि तत्व की राशियां अभी हमने पढ़ ली है, पृथ्वी, वायु, जल तत्व की राशियां हमने अभी कर ही चुकी है। अगली है दीर्घ तत्व की राशियां, हस्व तत्व की राशियां। ये दीर्घ तत्व गलत लिखा हुआ है इन्होंने, जो ये दीर्घ तत्व जो लिखा है इन्होंने, हाँ ये दीर्घ राशियां है, तत्व की राशियां नहीं, गलत लिखा है, दीर्घ राशियां। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। दीर्घ राशियों का मतलब जिनका लंबा शरीर हो, जिनके हाथ पैर लंबे हो, जिनके अंग लंबे हो। हस्व का मतलब है छोटा, यानी ये राशियां जिस भी भाव में पड़ती हो, शरीर का वह अंग छोटा हुआ करता है, हस्व तत्व वाला, हस्व राशियों वाला, और दीर्घ वाला बड़ा होता है। लेकिन मात्र राशि से नहीं होता, दीर्घ राशि को दीर्घ ग्रह देखते हो, दीर्घ राशि में दीर्घ ग्रह बैठे हो तो वो अंग विशेष तौर पे थोड़ा सा लंबा होगा, बड़ा होगा। हस्व तत्व, हस्व राशियों में जब हस्व ग्रह बैठे हो जो छोटा शरीर देने वाले हैं तो वो अंग थोड़ा छोटा होगा। ये दोबारा लिख दिया राशि व स्वभाव, चरित्र स्वभाव जो भी हमने किया, ये तत्व लिख दिए। ये भी एक ही बात है, पुरुष लिंग वही पुरुष राशियां, क्रूर राशियां और विषम राशियां ही पुरुष राशियां कहलाती हैं। राशियों की प्रकृति, ये प्रकृति जो है वो रोगों के संदर्भ में ली जाती है। पित्त प्रकृति की मेष, सिंह, धनु राशि है, वायु प्रकृति की वृषभ, कन्या, मकर है, मिथुन, तुला, कुंभ जो राशि उसकी मिश्रित प्रकृति होती है, और कर्क, वृश्चिक, मीन की कफ प्रकृति होती है। पित्त का मतलब होता है खाना डाइजेस्ट न होने पर खट्टी खट्टी जो डकारें आती हैं उसको पित्त बोलते हैं। और वायु का मतलब है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, और मिश्रित का मतलब है तीनों से संबंधित जो है। कफ का मतलब होता है श्लेष्मा, यानी कि थूक को आप कह सकते हो, ब्लड को भी आप कह सकते हो, बलगम भी कफ होता है। तो ये सब कफ प्रकृति है, यानी ठंडे सर्दी में जो रोग हुआ करते हैं उसको कफ प्रकृति के होते हैं। वर्ण भी हम लिख चुके हैं,
दिशाएं भी हम कर चुके हैं। राशियों के बल लिख लीजिए। दिन बली राशियां सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, ये दिन बली राशियां होती है। और मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर जो है वो रात्रि बली राशियां होती है। इनका प्रयोजन क्या है? दिन बली राशियों का, रात्रि बली राशियों का पहला प्रयोजन तो यह है कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय मालूम पड़ जाता है। मान लो कि किसी बच्चे का जो जन्म है वो रात को 11-12 बजे हुआ और दिन वाली राशि में हो गया, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन में, तो ये क्या करेगा? दिन में तो ये जो है सोएगा और रात में जगेगा, उल्टा काम हो गया। और रात्रि बली वाले का जो जन्म है वो दिन में हो जाए बच्चे का, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर, तो क्या करेगा? ये दिन में रात्रि में अगर हुआ तो ये रात्रि को जगेगा और दिन में सोएगा, यानी उल्टा काम हो जाता है। दिन में जन्म हो तो अच्छा होता है, बच्चा है ना जो जागेगा। और अगर दिन बली राशियों में नहीं हुआ, रात्रि में हो गया तो जगता है और दिन में सोता है। रात्रि बली वाली राशियों में दिन में जो है वो सोएगा और रात्रि में फिर जगेगा, उल्टा काम हो जाता है, विपरीत परिस्थितियां। दूसरी बात यह है, इनका विचार ऐसे भी करते हैं कि दिन बली जो राशियां होती है उनमें व्यक्ति दिन में ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा काम करने में तत्पर होता है। और किसी बच्चे का जन्म रात्रि वाली राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारे कामों का निपटारा रात्रि में करता है। ज्यादा एक्टिवनेस, उस एक्टिविटी जो है वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर लगन वाले जो लोग हैं या राशि वाले, ये लोग रात्रि को ज्यादा काम करेंगे। कोई भी काम हो तो दिन में न करके रात्रि में करना इनको पसंद ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में राशियां आ गई, द्विपद राशि, चतुष्पद राशि, बहुपद राशि। ये जो राशियां, द्विपद का मतलब है मनुष्य। मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ तथा धनु का पूर्वोत्तर भाग का मतलब है धनु राशि का 0 डिग्री से 15 अंश तक का जो भाग है वो द्विपद राशि कहलाती है। ये लगन में बलवान होती है, लिख लो। ये राशियां लगन में बलवान होती है, द्विपद राशियां। चतुष्पद राशियां हैं जिनके 4 पैर होते हैं। हम सब जानते हैं मेष राशि मेढा है, उसके 4 है। वृषभ का मतलब बैल होता है, सिंह जो है शेर होता है। और धनु का उत्तरोत्तर भाग, यानी कि 15 अंश से 30 अंश तक धनु राशि हो तो उत्तरोत्तर भाग कहलाएगा। 0 से 15 तक पहला भाग और 15 से 30 तक दूसरा भाग, क्योंकि कोई भी राशि 30 अंश तक होती है तो उसके 2 भाग कर दिए। और मकर का पूर्वोत्तर, यानी मकर राशि का भी 0 से 15 डिग्री तक का भाग जो है ये चतुष्पद कहलाता है। ये 10वें भाव में बलवान होती है। ये जो राशियां हैं चतुष्पद, ये 10वें भाव में बलवान होती है। क्यों होती है? 10वां भाव मनुष्य का कर्म क्षेत्र है। तो जिस प्रकार से पशु बहुत मेहनत मशक्कत करता है उसी प्रकार मनुष्य भी करे, इसलिए 10वें भाव में ये बलवान होती है। और बहुपद राशि कर्क, मीन, मकर का उत्तरोत्तर भाग और वृश्चिक राशि बहुपाद, जिसके बहुत सारे पैर हों। लेकिन यहाँ पर एक बात भी है कि मीन राशि है ना, बहुपाद राशि नहीं, क्योंकि जो मीन है, मीन का मतलब होता है मछली। मछली के तो कोई पैर होते ही नहीं है। तो मीन राशि जो है वो बहुपद राशि नहीं है, इसको हटा दो। मात्र लिख लो कर्क, मकर का उत्तरार्ध और वृश्चिक राशि, ये लिख लो बहुपद राशि। ये सप्तम भाव में बलवान होती है, यानी कि जो स्पाउस है 7वां भाव उसमें बलवान होती है। क्यों होती है? क्योंकि सच बात है, घर का सबसे ज्यादा काम करने वाला आपका स्पाउस होता है। जिम्मेदारियां सारी उसी पे होती है, तो उसके बहुत सारे पैर होने चाहिए, भाग भाग के काम करे, तभी तो जिम्मेदारी निभाएगा। और एक चीज और लिख लो, अपद राशि। 3 के बाद एक राशि और लिखो, अपद राशि, जिसके कोई पैर ना हो। अपद राशि, उसके आगे लिख लो, लिखो मीन। मीन मीन राशि अपद राशि होती है। इसको लिखो चतुर्थ भाव में बलवान होती है। चतुर्थ भाव में बलवान होती है। अब जो राशियां हैं उन राशियों के शरीर के अंग होते हैं।
शरीर के अंग, इसको बोलते हैं काल पुरुष। काल पुरुष का मतलब हम जितने भी मनुष्य हैं, चाहे कोई गोरा हो चाहे काला हो, कोई लंबा हो चाहे ठिगना हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, भगवान ने हमें जो बनाया है, हम सबकी रूपरेखा एक जैसी है। सबके वही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक नासिका है, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, दांत है, सिर है, गर्दन है, यानी हर चीज एक जैसी है। आजकल का साइंस ये जरूर कहता है कि ब्लड अलग अलग है ग्रुप, अन्यथा किसी भी व्यक्ति के अंदर जो फंक्शन है, अंदर मान लो मेरे शरीर में जो किडनियां काम करती हैं वो आपके शरीर में करती हैं, आप भी दांतों से खाना चबा के खाते हो, तो इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने दांतों से खाना चबा के नहीं खाता, सब खाते हैं। तो इसको काल पुरुष बोलते हैं, जो सब पे समान रूप से लागू हो, यानी हमारा सबकी जो बनावट है आंतरिक रूप से, वो परमात्मा ने सबकी एक जैसी बना के दी है। किसी के 3 किडनियां नहीं मिलेंगी, 2 ही है, किसी के 3 आंखें नहीं मिलेंगी, 2 ही हैं, किसी के 2 नाक नहीं मिलेंगी, एक ही नाक है। तो ये इसको काल पुरुष कहते हैं। तो मेष राशि जो है सिर है, वृषभ राशि आंखें, चेहरा, गर्दन, मुंह के अंदर का भाग, और दांत भी लिख लो, इसमें सेकंड हाउस में दांत लिख लो। मेष राशि में सिर भी लिख लो और बाल भी लिख लो। वृषभ राशि में आंखें लिखो, चेहरा, गर्दन, मुंह के अंदर का भाग और दांत लिख लो। मिथुन में भुजाएं, छाती के ऊपर का भाग, कान, कंधे, और इसमें आप है ना जो गर्दन भी लिख सकते हो। मिथुन राशि में कंठ स्वर, मिथुन राशि में कंठ स्वर भी लिख लो। कर्क राशि हृदय, फेफड़े, स्तन, पेट का ऊपरी भाग है। सिंह राशि जो है वो हमारा पेट है, छाती के नीचे का भाग का मतलब पेट है, नाभि से ऊपर का भाग, यानी कि हमारा पूरा का पूरा स्टमक है, पेट है। और कन्या जो राशि है वो उसको बस्ती स्थान होता है, जहां हमारी नाभि होती ना, नाभि से नीचे अगर हम जहां कटी प्रदेश बोलते हैं, जहां नाड़ा बांधते हैं हम लोग, वो स्थान जो है उसको हम बस्ती बोलते हैं, यानी कमर का स्थान है, कोले का स्थान नहीं है। कन्या मत लिखना कोले। नाभि के नीचे का भाग आंते, मूत्राशय के ऊपर का भाग है, बिल्कुल ठीक है। छोटी आंख, बड़ी आंख इसी में आती है। वैसे 5वें भाव में आप लीवर, किडनी, ये सब कुछ लिख सकते हो। तुला राशि जो है मूत्राशय है, और गुप्त हमारी जो है ना गुप्त इंद्रिया है, क्योंकि 7वें भाव में पड़ती है। वृश्चिक राशि गुदा, द्वार है, लिंग है और कोले है। धनु राशि जांघें हैं, मकर राशि घुटने हैं और पीठ है। कुंभ राशि जो है वो कान, घुटनों के नीचे का भाग का मतलब पिंडलियां, घुटनों के नीचे का भाग मत लिखो, पिंडलियां लिख लो मात्र। मीन हमारी आंखें भी हैं और पैर भी हैं। पैर का मतलब यहाँ पर है जहां पर हमारा जो टखना होता है नीचे का, उससे नीचे का स्थान, जिसको जानू बोलते हैं। इनका प्रयोजन क्या है? इनका प्रयोजन यह है कि ये राशियां जिस भी भाव में पड़ती हैं, और ये राशियों में जो भी पाप ग्रह होंगे, पाप ग्रस्त होंगे, जिस राशि से जिस शरीर के अंग का विचार करते हैं, उसमें रोग पैदा होने की संभावना होती है, उसमें पीड़ा होने का भय होता है। जैसे मान लो मिथुन राशि में अगर पाप ग्रह है तो व्यक्ति को ऊंचा सुनाई देने लगेगा धीरे धीरे। मेष राशि में पाप ग्रह तो इसका मतलब है इस व्यक्ति के बाल झड़ सकते हैं और इसको सर का दर्द हो सकता है। धनु राशि में पाप ग्रह होने पे जंघा में दर्द होता है। मकर राशि में पाप ग्रह होने पे घुटनों में दर्द हो सकता है। कुंभ राशि में हो तो पिंडलियों में दर्द हो सकता है। और मीन राशि में अगर पाप ग्रह हो तो आंखों में और टखना बोलते हैं उसे नीचे, और पैर में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। जैसे मंगल मान लो बैठा हो तो जब भी अगर चोट लगेगी मीन राशि वाले को तो नीचे पैर पे चोट लगेगी। सिंह राशि में बैठा तो पेट पे चोट लगेगी। मेष राशि में तो सिर पे चोट लगेगी। वृषभ पे है तो मुंह पे चोट लगेगी। मिथुन है तो हमारी कनपट्टी साइड में, कान की साइड में इधर चोट लगेगी। ऐसे भी देख सकते हैं।
गुरुजी एक चीज पूछनी थी। हाँ मैं कह रहा था कि जैसे अगर ये तो बताए राशियों से, अब भाव, अगर भाव में हूँ, अगर पहले भाव से जैसे सिर को देखते हैं अभी और भाव की उसमें, बात आई नहीं ना बेटा, इसलिए नहीं बता रहे। ठीक अभी ये सारी चीजें धीरे धीरे करेंगे। ठीक है गुरुजी। तो ये सारा का सारा जो है राशि विभाग हो गया हमारा। राशियां जो हैं वो किन किन तत्व की हैं, किन चर प्रकृति कैसी है, स्थिर प्रकृति कैसी है, सारा का सारा राशि। लेकिन राशि का अपना एक गुण धर्म भी होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मकर राशि वाला दुबला पतला शरीर, उम्र के साथ स्वास्थ्य सुधरता है, बड़े दांत, बड़ा मुख, नाक विशिष्ट रहती है, बाल काले और मोटे होते हैं, चेहरा पतला और अंडाकार होता है, कुबड़ी मकर यानी कि ये कुबड़ा भी हो सकता है, घुटनों पर मस्सा या निशान होता है, मगरमच्छ के समान जबड़े होते हैं, लघु मस्तक, छोटा मस्तक होता है, दाढ़ी में बाल कम रहते हैं, ऐसी बातें। ये सारा का सारा ना। और फिर मित व्ययी यानी कि पैसा खर्च करने वाला, विचारशील, उत्तम विवेक शक्ति, सत्ता प्रेमी यानी कि अच्छे अधिकार प्राप्त करने की लालसा, आत्मनिर्भर, खुद सेल्फ डिपेंडेंट, बुद्धिजीवी और समझदार होते हैं। वैसे भी मकर राशि वाले जो लोग हैं या लगन वाले लोग हैं, इनको गणित वगैरह अधिक पसंद होती है और ये माता पिता की प्रथम संतान होते हैं अमूमन। मकर लगन वाले लोग माता पिता के प्रथम संतान होते हैं अमूमन। तो ऐसे जैसे उनके फलादेश में हमें फायदा मिले। तो सभी राशियों का वो दिया हुआ है। इन राशियों के जो फल है वो मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप उसको जरूर देखना, उसको जरूर अपनी कॉपी में लिखना। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप लोग ये बताइए कि क्या हम कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं 3 दिन, या बीच में सैटरडे संडे ले लें? सर अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी चल रहा है कि अल्टरनेट डेज के लिए वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी प्लान कर लीजिए। तो आप सब लोग चाहें तो हम सैटरडे संडे को भी 2 दिन तो सैटरडे संडे इसलिए ले सकते हैं, उस दिन तो छुट्टियां होती ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ठीक सैटरडे है सर। संडे 2 से 4 कर लेंगे, 2 दिन तो वो कर लेंगे, एक दिन कोई और रख लेते, बुधवार का रख लेते हैं। ठीक है सर। एक बुधवार रख लेते हैं, 2 सैटरडे संडे रख लेते हैं, तो 3 क्लासेस हफ्ते में हमारी होती रहेंगी, ठीक है ना? जी सर ठीक है। सर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी चल रही है फिर सैटरडे संडे। हाँ तो कोई बात नहीं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी 4 से 6 है ना, तो वो भी करेंगे, ओके। ठीक है। उसको टाइम आगे कर लेंगे 15-1 मिनट का, जिससे कि इस क्लास खत्म होने के बाद 10-15 मिनट का टाइम मिलेगा। या तो इस सैटरडे संडे को जो है ऐसा कर लेते हैं, 1 से 3 कर लेते हैं, फिर 1-1 घंटे का अंतर हो जाएगा। हाँ जी ऐसा कर लेते हैं सर फिर। सैटरडे संडे को वाले क्लास है ना, 1 से 3 करेंगे फिर हम ज्योतिष की क्लास में, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके नंबर मेरे पास हैं, मैं आप ग्रुप बना करके आपको भेज दूंगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ सर। ये गैलेक्सी M31 कौन है? गैलेक्सी M31 कौन है? हेलो, हाँ जी सर, पता नहीं सर। ये गैलेक्सी M31 किसका नंबर है? इसमें जो आ रहा है ना गैलेक्सी M31 नाम से, ये कौन है? सर रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। हेलो, चलो कोई बात नहीं। हेलो, हेलो, गैलेक्सी M31 कौन है? अपना परिचय दीजिए। अरुणा जी तो नहीं है? नहीं सर। सर लॉगिन तो किया था सर। वेट करो,
ये मालूम हो कि यहाँ कौन है बच्चा, मालूम पड़े, अच्छी बात है। क्योंकि 8 पार्टिसिपेंट थे तो एक लॉग आउट हो गए, शायद अरुणा जी तो लॉग आउट हो गए। ये गैलेक्सी M31 कौन है? अपना परिचय दे दिए बेटा, कौन हो आप? सर आपके पास डिटेल आ रही होगी ना इनकी? आप हो क्या? आपका है बेटा ये? नहीं मेरा नहीं है सर, मेरा तो राकेश दादीज के नाम से है। नाम नहीं मालूम पड़ रहा, तो ये मालूम पड़े ना कौन है, इनको भी हम भेज दिया करेंगे ना, तो ये बताए तो सही। आपके पास डिटेल आ रही होगी ना सर इनकी? नहीं, डिटेल नहीं आती बेटा, नाम आता है मात्र। उस पे सर क्लिक, सर रवि नाम से तो नहीं है कोई? रवि कौन है? अभी उन्होंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी मैसेज किया था। नहीं वो नहीं है। अच्छा वो नहीं है। नहीं चलो आप सब लोगों को वो करता हूँ मैं, और M31 वाला व्यक्ति जो भी है वो थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है कि कौन है तो ज्यादा अच्छा था। जवाब भी तो नहीं दे रहे हैं। हो सकता है अभी वो फिलहाल क्लास में नहीं होंगे। हो सकता है वो ऐसे करके चले गए। चलो हाँ जी हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं, आगे क्लास को करेंगे 1 से 3, ठीक है? जी सर ठीक है। नमस्ते गुरु। सर नमस्कार सर।